हेलो वेलकम एवरीवन। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हमारा लेक्चर 5 होगा मेगा स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने टारगेट करा था 100 आउट ऑफ 100 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स में स्कोर करने का। और उसी तहत हमने लेक्चर 5 में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट इज सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक दोनों को कवर करेंगे बेहद ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना कुछ देरी करे हुए। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है और उस पे बेस्ड क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है जिस पे बेस्ड सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे चीजों को लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपी क्या होता है, देखिए इधर सभी को अगर हम बात करेंगे एपी क्या होता है, तो सबसे पहले देखो कोई भी सीक्वेंस का अगर हम बात करते हैं, कोई सा भी सीक्वेंस ले लो। सीक्वेंस क्या होता है सर, कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट जो सर्टेन या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। ऐसा कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट जो पर्टिकुलर पैटर्न, रूल और लॉजिक पे बेस्ड हो, वो सारे के सारे पैटर्न को या नंबर ऑफ अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है। जिसे समझने के लिए आप समझ के चलना, मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। एपी क्या है, एपी शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follow certain logic, pattern और यू कैन से रूल। तो यहां पे आप बोल सकते हो एपी क्या होता है, नंबर्स का वो अरेंजमेंट होता है जो पर्टिकुलर पैटर्न, लॉजिक और रूल पे बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल से समझाना क्या कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करोगे। लाइक मैंने क्या करा, कुछ नंबर्स ले लिया 13, यहाँ पे मैंने ले लिया सर 9, यहाँ पे मैंने ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 1, देन -3। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, नंबर्स का अरेंजमेंट लिया और ये नंबर जो है वो इस तरीके से फॉलो ऑन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब फटाफट से सोच करके बताओगे, ये जो मैंने नंबर्स का अरेंजमेंट लिया हुआ है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? क्या ये जो सीक्वेंस बन रहा है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? तो पहली बात सर नंबर्स का अरेंजमेंट है। यहाँ आपको ये नोटिस करना है कि क्या ये नंबर्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड है, क्या एक डेफिनेट ऑर्डर में ये नंबर्स आगे की ओर मूव ऑन कर रहा है। तो केवल ये टेस्ट कर लेना है और इस बेसिस पे आप जज कर पाओगे कि हाँ ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले आप चेक करके बताओ, 13 है सर, 13 के बाद तुरंत तुरंत आपके पास नंबर आ गया 9। अब आप सोच के बताओ 13 से 9 कैसे आ सकता है सर, 13 से 9 आ सकता है 4 कम करके। क्या 9 से 5 आ रहा है, तो 9 से 5 कैसे बन सकता है सर, 4 कम करके। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 5 से 1 कैसे बन रहा है, 4 कम करके। और आगे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भी 4 को कमी करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म मिलेगा। यानी अगर मेरे से पूछा जाता है इनडायरेक्टली कि सर ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसका मिसिंग टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होता है, तो आप सभी बता पाते नंबर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म आपको पीछे के टर्म में 4 माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है। तो अगला 4 टर्म या अगला नेक्स्ट टर्म पूछा जाता कि सर बताइए नेक्स्ट टर्म कितना होता, तो -3 में से -4 का कमी करते और यहाँ पे हमारा आंसर छप रहा होता -7, फिर -4 होता, फिर -4 होता और इस पर्टिकुलर लॉजिक पे, इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ये पूरा नंबर्स का अरेंजमेंट जो है वो आगे की ओर मूव ऑन कर रहा होता। बहुत ही शानदार। तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट लिखा, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। मेरी उम्मीद से ये आप समझ गए होंगे कि हाँ सर एपी कहलाता क्या है। ऐसा आप काफी सारा क्या कर सकते हो, नंबर्स का अरेंजमेंट बना सकते हो। नंबर्स का अरेंजमेंट केवल और केवल डिपेंड करेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करने के लिए कि सर फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हो और कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हो। सर क्या बोला आपने, फिर से बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। एक बात बताओ मेरे को, ये जो मेरे पास दिख रहा है नंबर्स, इन नंबर्स को ही क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। ये जो नंबर्स दिख रहा है ना, इनको क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। तो इसका जो पहला टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन का नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन का नंबर सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन का नंबर थर्ड टर्म। ऐसे ये क्या कहलाता है, हर एक इंडिविजुअल नंबर्स टर्म कहलाता है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया जिसको ए या फिर A1 से डिनोट किया जाता है। ये होगा सर सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करेंगे। ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा जिसको A3 बोल देंगे। और लाइकवाइज ये A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा और इस तरीके से आगे चलेंगे। यानी नंबर जिस पोजीशन पे होगा डेफिनेटली उस टर्म को क्या कहा जाएगा, उस पोजीशन पे ही नेमिंग करा जाएगा और उसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो। इन जनरल nth टर्म को डिनोट करने का, nth टर्म को डिनोट करने का नोटेशन क्या होता है, आप बोलोगे an, वेयर n विल टेक्स द पोजीशन ऑफ दैट नंबर, दैट वो जो नंबर्स का अरेंजमेंट होगा वो
पर्टिकुलर नंबर कौन से पोजीशन अक्वायर कर रहा होगा। लाइक अगर हम बोलते हैं सर ये 5 जो है, ये 5 जो है वो कौन से पोजीशन पे बैठा है, आप बोलोगे सर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ये जो तीसरे पोजीशन पे नंबर बैठा है ये कौन सा बैठा है, 5 बैठा है। तो क्या इस वाले टर्म को नेमिंग करना है, टर्म तो होगा, हर इंडिविजुअल नंबर टर्म कहलाता है, तो ये टर्म तो है, लेकिन ये टर्म बेसिकली कौन से पोजीशन पे बैठा है, थर्ड पोजीशन पे बैठा है, तो यहाँ पे n के पोजीशन पे आप क्या रख दोगे, थर्ड। तो बेसिकली ये A3 को डिनोट कर रहा है, ये जो 5 है ये किसको डिनोट कर रहा है, A3 को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो सर, हर एक टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो, आप उसको नोटेट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। जी हाँ सर। अब मुद्दा ये आता है सर कि ठीक है इसमें और भी कुछ टर्म होता है क्या? हाँ जी सर। ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये जो हमारे पास दिख रहा है, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ये जो बराबर गैप दिख रहा है, बराबर अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एपी को फॉर्म करने के लिए केवल और केवल यही सर्कुलेशन, यही लॉजिक होना चाहिए, यही पैटर्न होना चाहिए कि सर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस जो जो एक सर्टेन डिफरेंस पे बेस्ड हो, यानी कि बराबर अंतर पे बेस्ड हो, उसी को क्या कहा जाता है, एपी कहा जाता है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ना कि एपी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखो सीक्वेंस बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सर ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, मैंने बोला 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और लाइक सो ऑन, ऐसे करके मूव ऑन कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। इसमें नंबर जो है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहा है। आपने क्या करा, फर्स्ट टर्म में 3 का मल्टीप्लिकेशन करा, फिर 3 गुना करा, फिर 3 गुना करा, फिर 3 गुना करा, और इस तरीके से नंबर का अरेंजमेंट बढ़ रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है जीपी, जो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस है। आप ऐसे इन्फिनाइट सीक्वेंसेस बना सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली अगर एपी का बात करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस एपी कहलाएगा, कौन सा सीक्वेंस एपी कहलाएगा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि आए गए सभी के सभी टर्म, सभी के सभी नंबर के कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, ये जो अंतर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये जो अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस शुड बी कॉमन। हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो क्रिएट होगा, दैट डिफरेंस शुड बी कॉमन। और वो अगर डिफरेंस कॉमन है तो आप बोलोगे वैसे हर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को एपी कहा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे एपी क्या कहलाता है सर, कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, इसी बात को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एपी के हर एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, हर अगला टर्म को फाइंड करने के लिए पीछे के टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा जाता है। यानी अगर A2 निकालना है तो A1 में D जोड़ दो। सर 13 माइनस 4 9, 9 में माइनस 4 ऐड करेंगे तो 5। यानी हर एक कंसेक्यूटिव नेक्स्ट टर्म को पाने के लिए पीछे वाले टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर नेक्स्ट टर्म मिलता है, नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया, बहुत सही बहुत सही। अब फटाफट से ऑब्जर्वेशन करना और जल्दी से बता देना मेरे को सर, यहाँ पे an जो होगा वो मेरा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होगा। सर जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब होता है सर कि एक ऐसा टर्म जो एपी के सभी टर्म को डिफाइन कर जाए, एक ऐसा टर्म जो एपी के पूरा का पूरा सभी के सभी टर्म को ही क्या कर जाए, डिफाइन कर जाए। जैसे एक सोच करके बताओ, अगर मैंने an बोल दिया यहाँ पे कि an यहाँ पे क्या है सर, an का वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 प्लस का n-1 मल्टीप्लिकेशन में डी कितना है सर, माइनस का 4, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पर्टिकुलरली अगर किसी भी एपी को डिफाइन करना है तो उसका एक nth टर्म होता है। nth टर्म क्या होता है, जो इस एपी के सभी टर्म को डिफाइन कर रहा होता है, डेराइव कर रहा होता है। आप n में ही nth टर्म को डिफाइन करोगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल है। आप कोई सा भी टर्म को स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, n के प्लेस पे उस टर्म का पोजीशन को बैठा करके उस वाले टर्म को निकाल सकते हो। लाइक अगर मान लो सर आपने क्या करा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस 4n। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका nth टर्म कितना आ रहा है, 17 माइनस 4n। क्या यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक बेसिकली रूल लिखा हुआ है, ये क्या है, एक रूल है, ये क्या है, एक रूल है, और इस रूल पे ही बेस्ड ये पूरा का पूरा एपी बना हुआ है। सर अभी तो आपने समझाया एपी एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है, अब ये रूल हो गया। हाँ भाई, पैटर्न सीक्वेंस रूल एक ही बात है। आप यहाँ से सोच के बताओ, अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या ये फर्स्ट टर्म क्रिएट कर रहा है, n का वैल्यू 1 रखो, क्या a1 क्रिएट करेगा, फर्स्ट टर्म क्रिएट करेगा। हाँ सर, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 माइनस का 4 मल्टीप्लिकेशन 1, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 17 माइनस 4 कितना होता है 13। देख लो पहला टर्म मिला नहीं मिला, सर मिल गया। इसका मतलब अगर सेकंड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 9। सर कैसे निकलेगा, n बराबर 2 रख दो, n बराबर 2 रखेंगे 17 माइनस का 2 गुना 4, तो 4 गुना 2 8, 17 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 9। सर सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल टर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हो। सर छठा टर्म निकाल के बताओ सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, अरे पगला करेगा क्या करेगा, n के जगह पर 6 रख दो, a6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 17 माइनस का 4 गुना में 6, 4 गुना 6 कितना होता है 24, 17 माइनस 24 कितना हो जाएगा सर माइनस का 7। देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
तो इसका मतलब nth टर्म कुछ नहीं है, एपी का जनरल टर्म होता है। यानी एपी पूरा का पूरा इसी रूल पे बनता है, इसी लॉजिक पे बनता है। यही वो रूल है, यही वो डेफिनेशन है जिससे पूरा का पूरा एपी क्रिएट हो रहा होता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल टर्म को फाइंड करना है तो एन ही निकाल के देगा। बहुत सही। अब यहाँ पे समझना है सर कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट से देखोगे। देखो यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है टर्म, अगर आपको स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है कि सर ये एपी है, इस एपी का अगर मान लो सर 50वां टर्म चाहिए, 100वां टर्म चाहिए, तो 50वां टर्म निकालने के लिए ऐसा थोड़ी करेंगे कि सर 3 निकाला, 9 निकाला, 5 निकाला, यानी हर एक इंडिविजुअल टर्म को लिखना स्टार्ट करेंगे और 50 तक गिनते गिनते लिखते चले जाएंगे। या 100वां टर्म निकालना है या 1000वां टर्म निकालना है तो आप 1000 तक पूरा का पूरा सीक्वेंस को लिखते चले गए। ऐसा तो काम करेंगे नहीं। एग्जामिनेशन में अगर मान लो सर कि इसी लॉजिक पे बेस्ड पूछ दिया कि इसका 50th टर्म क्या होगा या 101th टर्म क्या होगा, तो ऐसा थोड़ी करेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं सर कि यहाँ पे -4 करेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर -4 करेंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा एकदम 100 तक लिखते जा रहे हैं। समझ रहे हो? उतना समय होता नहीं है एग्जामिनेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रूल डिफाइन करना पड़ेगा जिस पे बेस्ड ये पूरा का पूरा एपी बना हुआ है। और वो रूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान रखना है। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अगर इवैल्यूएट करना है, किसी भी एपी का पहला टर्म nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लीकेशन डी। a प्लस n-1 मल्टीप्लीकेशन डी। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है स्टार्टिंग से मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग अगर n टर्म निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है। nth टर्म का एक और फॉर्मूला होता है, nth टर्म का एक और फॉर्मूला होता है एंडिंग से, और वो फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 मल्टीप्लीकेशन डी। l माइनस n-1 मल्टीप्लीकेशन डी यानी लास्ट टर्म, l क्या डिनोट करेगा, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में रख देना है, एपी का लास्ट टर्म रख देना है, क्योंकि एपी फिनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। अगर मान लो यहीं तक जाकर के रुक जाते तो फिनाइट नंबर ऑफ टर्म हो गया। अगर किसी एपी में काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म है, फिनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो उसी एपी को क्या कहा जाएगा, फिनाइट एपी कहा जाएगा। और इनफिनाइट एपी क्या होगा, एक ऐसा एपी होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफिनाइट हो, काउंट नहीं कर पाओगे। जी हाँ सर। तो एक बात बताइए सभी कोई, क्या एल जो हो गया इसका लास्ट टर्म हो गया, यानी ये फिनाइट वाले में ही लगेगा, समझ रहे हो ना, लास्ट टर्म हो गया मतलब सर कहीं ना कहीं जाकर के रुक गया होगा, हाँ तो लास्ट टर्म हो गया। एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म, यानी एपी में कुल कितने टर्म है, और डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ नीचे ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बेसिकली किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म nth टर्म को दे जाएगा फ्रॉम द एंड। ये एंड वाला है, ये एंड वाला है, पीछे से है, ये आगे से निकालना है। अगर बिगनिंग वाला है तो फ्रॉम द बिगनिंग। समझ में आ गया, बहुत ही शानदार। देखो ये हो गया टर्म का निकालने का फॉर्मूला। अब ऐसे ही क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का। आपसे पूछेगा ये एपी दे दिया, इस एपी में पहले 5 टर्म का सम बताइए, इस एपी में पहले 100 टर्म का सम बताइए। अब सम पूछेगा तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि जोड़ेंगे, है ना, एक एक करके जोड़ने बैठ गए, नहीं, एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला के तहत क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे वैल्यूज को रख देंगे और वहां से हमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म का स्टार्टिंग से सम चाहिए होगा, सारा का सारा बात निकल के आ जाएगा। आपसे पूछेगा पहले स्टार्टिंग से, है ना, फर्स्ट टर्म 10 टर्म का सम बताइए, एपी का पहला 10 टर्म का सम बताइए। भाई उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे चीजों को रखना होता है और सारा का सारा चीज गेम आसान। तो सर फॉर्मूला क्या होता है वो तो बता दो। देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फटाफट से देखोगे। सर इस एपी में सम निकालने का क्या फॉर्मूला, यहाँ लिख दे रहा हूँ। सर एपी में सम निकालने का क्या फॉर्मूला, एसएन क्या डिनोट करता है, एसएन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। यानी किसी भी एपी में पहले एन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है। पहले के पहले 4 टर्म का सम चाहिए S4, सर पहले 10 टर्म का सम चाहिए S10, पहले 100 टर्म का सम चाहिए तो आप बोलोगे S100। तो ये जो पहला एन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 मल्टीप्लीकेशन डी। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस सवाल आना ही आना है। आप देखना इसके पहले या इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें वो सारे सवाल लिया हुआ है जो सम पे बेस्ड है। और देखना सम पे बेस्ड काफी सारा सवाल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो, यहां से सवाल बनना ही बनना है। एक और सम का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है सर, एकदम इक्विवेलेंट होता है n/2। सर यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस एल। अगर लास्ट टर्म गिवन है किसी भी एपी में तो वहां पे अगर किसी भी नंबर ऑफ टर्म का सम चाहिए होगा, जैसे मान लो सर 10 नंबर ऑफ टर्म सम का सम चाहिए तो पहले 10 टर्म का सम चाहिए, तो आपको S10 अगर निकालना है, S10 निकालना है तो आखिरी टर्म पता होना चाहिए। अगर एपी में आखिरी टर्म पता है और वहां पे आपको सम निकालने का जरूरत पड़ा है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला प्रीफर करोगे और अदरवाइज इन जनरल ऊपर वाला फॉर्मूला प्रीफर करोगे। बस इतना ही है। इतना अगर आप ध्यान रख गए तो देखना एपी के हर एक सवाल को आप यूं करके उड़ाने वाले हो, यूं करके। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे फटाफट से। सवाल किस तरीके से मिलने वाला है, किस लैंग्वेज का मिलने वाला है, वो सारा लैंग्वेज का सवाल लिया हुआ है मैंने। और इस पे से इतना सारा सवाल लिया हुआ है कि देखो यार, सारा का सारा सवाल है ना, जिस भी लैंग्वेज का पूछ सकता है, जितने भी अलग अलग लैंग्वेज का पूछ सकता है, सारा सवाल लिया हुआ है मैंने। और सारे ही वो शानदार शानदार सवाल को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है? इफ ए बी सी फॉर्म एन एपी, ए बी सी 3 नंबर है जो एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे डी है सर। तो आपसे पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका वैल्यू क्या होगा? भाई फटाफट बता दो, अगर ए बी और सी ये 3 नंबर एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। तो फटाफट बता दो मेरे को, अगर आपको यहाँ से a माइनस 2b माइनस सी, a माइनस 2b माइनस सी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या नहीं निकाल पाएंगे? सर आराम से निकाल पाएंगे। मुद्दा ये है कि लाना किस में है? सर ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सर ए में लाना है, डी में लाना है, यानी ए क्या था? एपी का फर्स्ट टर्म, डी क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सर हर एक टर्म को ए और डी में लाना पड़ेगा, हर एक टर्म को ए और डी में लाना पड़ेगा। तो फटाफट से काम करते हैं सर, यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो बी का वैल्यू ए और डी में लिख लो, क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? ए प्लस सर 2d। सर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डी ऐड करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है यानी कि 2 टर्म का जंप लेना है तो डी प्लस डी यानी कितना हो गया? 2d। तो ए से सी में जाना है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d। बहुत सही भाई। तो यहाँ पे बैठाना स्टार्ट कर दो। ए हो गया माइनस का 2 टाइम्स बी कितना है सर? ए प्लस डी हो गया, माइनस का सी कितना है? ए प्लस 2d हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो ए माइनस का 2a माइनस का 2d माइनस का ए और माइनस का 2d। अब देख करके बताना सर, सर ए से कैंसिल, माइनस का 2a माइनस 2d कितना हो गया? माइनस का 4d, माइनस 2a माइनस 4d, माइनस 2a माइनस 4d। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। समझ गए सभी कोई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। यही सवाल का जवाब हो जाएगा और इस तरीके से सवालों को उड़ाना होता है। अगला सवाल सवाल संख्या 2। सर k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, ये जो 3 नंबर दिख रहा है, ये 3 नंबर क्या है? किसी एपी का कंजिक्यूटिव टर्म है। कंजिक्यूटिव टर्म मतलब समझ रहे हो? एक साथ कोई भी 3 टर्म उठा लो तो एक एपी है सर। इस वाले एपी के ये 3 लगातार टर्म है, k प्लस 2 4k माइनस 6 और सर 3k माइनस 2। ये जो हमारे पास 3 नंबर दिख रहा है, ये जो है ये एपी का लगातार टर्म है, कंजिक्यूटिव टर्म है। तो k का वैल्यू पूछा। एक बात बताओ, अगर ये कंजिक्यूटिव टर्म है तो ये कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सर। दिस माइनस दिस विल गिव यू कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस विल गिव यू कॉमन डिफरेंस। यानी अगर ये कंजिक्यूटिव टर्म है तो एपी के कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप बताओ, यहाँ से डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सर यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा सर? आप बोलोगे ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये आ गया। बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है। यहाँ से डिफरेंस लेना है सर, के आ गया 3k माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 8। सर यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस k और यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 6 माइनस 2 4 4 4 4। क्या बात है, माइनस के इधर 4k 8 4 12 यानी कि k बराबर 3। k का वैल्यू कितना आ गया सर? 3। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है। चलेंगे अगले सवाल पे। ऐसा सवाल जो है लॉजिकल बेस्ड कई सारा पूछा हुआ है। देखो असर्शन रीजन में यहाँ पे एपी से सवाल दिखता है कई बारी और आपको इस टाइप के सवालों को ऐसे यू करके उड़ाना होता है। पहली बात तो यहाँ पे ये बोल रहा है सर बी नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सर यहाँ पे क्या नहीं होगा सर? ए बी सी जब लिख रखा है तो बी का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब 3 नंबर एपी में है। अगर 3 नंबर एपी में है तो जल्दी से बता दो मेरे को, क्या मीन का डबल यानी बीच संख्या का डबल क्या एक्सट्रीम के सम के इक्वल होता है? तो बिल्कुल हाँ सर होता है। अगर मान लो ए है, बी है और सी है, ये 3 नंबर क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो सर बी से ए का डिफरेंस और सी से बी का डिफरेंस सेम होगा, यानी बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी के, क्योंकि एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम। अब सर बी को इधर, ए को इधर, तो 2b इक्वल टू ए प्लस ए। इसका मतलब साफ है सर कि मीन का डबल जो होता है, मीन का ट्वाइस होता है, वो एक्सट्रीम के सम के इक्वल होता है। कभी भी अगर 3 नंबर एपी फॉर्म कर रहा है तो b का डबल यानी b का डबल a और c के सम के बराबर होगा, किनारे वाली 2 संख्या के सम के बराबर होता है। और अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली 3 नंबर एपी में होगा। यानी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, दोनों साइड से क्या करेगा? रिलेशन होल्ड करेगा, दैट इज बोथ साइड इंप्लाई करेगा। तो असर्शन जो रीजन है या स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल ट्रू है, ये असर्शन ट्रू है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे या अगले स्टेटमेंट पे देखेंगे। इसका जो रीजन दे रखा है वो दे रखा है कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर होता है। देखो ये बात भी सही है कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n स्क्वायर। सही है, लेकिन क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? क्या ये इसका करेक्ट रीजन दे रहा है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट लिख रखा है इसका रीजन यही होगा? नहीं सर, ये एकदम अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। हाँ दोनों ही इंडिविजुअली अपने आप में सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के सही होने के लिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? सर दोनों ही सही है, दोनों सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, एंड इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बी हो जाएगा। चलेंगे अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, कितना शानदार कितना आसान सवाल। ऐसे सवालों को अगर पेन कॉपी उठाने का जरूरत पड़ रहा है तो भाई लालत है। क्या बोल रहे हो सर, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया भाई, इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन में अगर तू पेन उठाएगा तो कैसे काम चलेगा, काम ही नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ रूट 28 है, यहाँ रूट 63 है, साफ साफ दिख रहा होगा सर रूट 7 है, ये हो गया 2 रूट 7, और ये कितना हो गया सर 9 गुना 7, 9 का 3 बाहर निकलेगा 3 रूट 7। भाई साफ साफ दिख रहा होगा सर, रूट 7 जुड़ा, फिर रूट 7 जुड़ेगा, फिर रूट 7 जुड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एपी फॉर्म कर रहा है। हाँ जी सर, तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट 7, और 4 रूट 7 को 4 में अंदर भेजेंगे तो 16 गुना 7, 16 गुना 7 कितना होता है सर, 16 गुना 7 कितना होता है सर, आप बोलोगे 112, और 112 का स्क्वायर रूट यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट वाला, क्योंकि 4 को अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 16 गुना 7, और 16 गुना 7 यानी कि आ जाएगा सर, आप बोलोगे यहाँ पे 112 का स्क्वायर रूट। 112 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल रैपिड फायर में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा एपी नहीं है। जल्दी से देखो और जल्दी से बताओ मेरे को एपी कौन सा नहीं है, एपी कौन सा नहीं है, फटाफट से देख करके बताओ। सर यहाँ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस एपी तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी सेम सर, डिफरेंस सेम होना चाहिए। चेक करके बताओ डिफरेंस सेम है सर, यहाँ 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, हाँ रूट 2 जुड़ते जा रहा है, सही है, ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये एपी है, बिल्कुल सही है, एपी जो है वो है, एपी है, ठीक है, एपी ये फॉर्म कर रहा है, बहुत सही। तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि नॉट पूछा है, कौन नहीं है, तो ये तो है। हाँ अच्छा, 4/3, 7/3, 9/3, यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें से इसका डिफरेंस कितना आ गया 3, सर 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, अच्छा भैया ये तो गलत हो गया ना सर, 4 से 7 3 जुड़ेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर 3 जुड़ना चाहिए, लेकिन 7 3 10 होता है, यहाँ 9 है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये एपी नहीं बनाएगा। आगे भी चेक कर सकता है, लेकिन अगर यही मिल गया तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि चेक करके देख लो सर, माइनस का 1 डिफरेंस सेम है सर, यहाँ अगर देखेंगे तो -1.2, 0.8, 0.4 का डिफरेंस है, 0 पॉइंट कितने का डिफरेंस है, 1.4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1.4 का डिफरेंस होना चाहिए ना सर, 0.8 है सर, 0.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.8, 2.8, दैट इज 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अरे बिल्कुल सही है, ये भी एपी है सर, ये भी एपी है, और ये भी एपी है, तो एपी कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सी सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एपी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एपी नहीं होगा, बहुत सही। तो आगे चलेंगे सर, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, एकदम सेम टाइप का सवाल मैंने अभी लिया था, और वो 23 में पूछा गया था, और ये 20 में पूछा गया। देख करके बताओ, ये जो मेरे पास दे रखा है, ये तीनों का तीनों टर्म कंसेक्यूटिव टर्म है किसी एपी का। अगर एपी का कंसेक्यूटिव टर्म गिवन है तो एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। देखो इधर एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एपी बना रहा है, एपी बनाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है, इसका मतलब ये माइनस ये, और इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चीजें क्या होना चाहिए, बराबर। एक्स प्लस 10 का 2x के साथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस, दैट इज 3x + 2 में से क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, x - 10 माइनस करना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे सर 10 - x, यहाँ से सर 2x और -8, सर यहाँ से कितना हो गया, -x को उधर भेज देंगे 3x, और ये इधर आ जाएगा तो 18, यानी x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। ऐसे सवालों में एकदम इस तरीके से भी जा सकते हो, या फिर ऐसे सवालों में आप ऑप्शन से जा सकते हो। सर यहाँ पे एक एक करके बारी बारी रखना स्टार्ट करो कि x के किस वैल्यू पे ये तीनों का तीनों टर्म एपी फॉर्म कर रहा है। अगर x के जिस भी वैल्यू पे, जिस भी ऑप्शन पे तीनों टर्म एपी फॉर्म कर गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ऑप्शन से खेलना है। अगला सवाल, अब ऐसा सवाल जो है ना कई बार पूछा जाता है सर, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए लैंग्वेज बेस्ड सवाल देखते हैं, ऐसे सवालों को कैसे उड़ाना है, फटाफट से देखेंगे। सर पहला सवाल, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3। भाई सिंपल सी बात है, एक एपी है, एपी है, हाँ जैसे ही एपी बोल दे और एपी मेंशन करा हुआ ना दिखे आपको सवालों में, तो एपी का फर्स्ट टर्म मान लेना है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी बी डी, क्योंकि फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 10th टर्म का 30th टर्म से रेशियो कितना दे रखा है, 1 से 3 का, 10वें टर्म से 30वें टर्म का रेशियो है 1 से 3 का। तो आप बताओ मेरे को आगे क्या दे रखा है सर, आगे है इसके पहले 6 टर्म का सम 42 है, इसके पहले 6 टर्म का सम कितना है 42 है, यानी कि S6 दे रखा है 42,
क्या बात है। तो आपसे पूछा है इसका पहला टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, यानी ए ही पूछा हुआ है और डी ही पूछा हुआ है कि इसका ए और डी क्या होगा। फटाफट से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। A10 कितना हो गया, आप बोलोगे सर a + 9d। A30 कितना होता है, a + 29d विल बी इक्वल टू कितना 1/3। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 3a। हाँ सर, इधर से a माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। भाई 3a माइनस a कितना हो गया 2a, यहाँ से 9 × 27 और इधर कितना हो गया 29, तो 29 माइनस 27 2d। सर यहाँ से तो 2 से 2 कट गया, a का वैल्यू d आ गया, a का वैल्यू d आ गया। क्या बात है। तो इक्वेशन नंबर 1 अगले ऑप्शन पे यानी कि अगले ही इक्वेशन पे चले जाएंगे। S6 का फॉर्मूला लगा दो, n/2 मल्टीप्लीकेशन 2a प्लस n-1 दैट इज कितना हो जाएगा सर 5d। 5d हो जाएगा इज इक्वल टू 42। सर 2 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया यहाँ पे कितने बार में 14 बार में, 14 या 42 सर। यहाँ पे अगर आप बात करते हो सर a और d बराबर है, a और d बराबर है तो a के प्लेस पे अगले स्टेप में क्या लिख देंगे d। जैसे ही d लिखेंगे 2d और 5d कितना हो गया 7d। 7d इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 दैट मीन सर a इज इक्वल टू ऑल्सो 2, क्योंकि a और d पहले इक्वेशन में ही समझ में आ गया था बराबर है। अगर ये बराबर है तो a भी 2 d भी 2, यही सवाल का क्या हो गया जवाब हो गया सर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आप सभी के सामने। अरे आया नहीं, आ गया भाई साहब। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। यदि किसी एपी के पहले 7 टर्म का सम 49 है और उसी एपी के पहले 17 टर्म का सम 289 है, तो बताइए उसी एपी के पहले 20 टर्म का सम क्या होगा। उसी एपी के पहले 20 टर्म का सम क्या होगा। भाई फिर से वही बात है सर, एपी का जिक्र करा लेकिन एपी का फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो कैसे यहाँ पे काम करेंगे। तो चीजों को लिखना स्टार्ट करेंगे सर कि लेट द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी will be denoted by small d and small a respectively। ऐसे लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में लिखने से मार्क्स मिलता है, बोलने से और यहाँ पे वर्बली सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ सर, तो a मान लिया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया सर d मान लिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर दो सर। हाँ जी सर, क्यों नहीं करेंगे, फटाफट से बता दो सर। पहला बात क्या बोल रहा है, S7 की बहन है सर, क्या दे दिया S7 दे दिया सर। दूसरा बात क्या दे रहा है, दूसरा बात दे दिया सर S, देख लो 17, ये कितना दे दिया सर 289, और आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ लिया सर S20, आपसे पूछ क्या लिया सर कि S20 का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस तरीके से एक मैप बना लेना है जिससे चीज़ें आसान हो जाता है समझने में और वहाँ पे कन्वीनियंट होता है सर चीज़ों को आगे लीड करने में। हाँ, तो S7 कितना हो जाएगा सर, S7 हो जाएगा फॉर्मूला n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस कितना होता है सर एक कम दैट इज 6d इज इक्वल टू कितना हो गया 49। सर 7 से कट जाएगा 7 बार में, 7 का 2 गुना कितना होता है सर 14, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, यहीं काट दो, यहीं पे कैंसिलेशन कर दो। इक्वेशन 1, क्या बात है सर, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी सर, क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। सर 17 से कट गया कितने बार में 17, क्या आप बताओगे 2 कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, तो क्या बच गया a + 8d, a + 8d कितना हो गया 17 हो गया। सर यहाँ से इक्वेशन कितना आ गया सेकंड। सर एक इक्वेशन 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना होगा। जी हाँ सर, तो एलिमिनेशन लगा देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, a कट गया, 8d में से 3d माइनस करेंगे तो 5d, और यहाँ पे 17 में से 7 चला गया तो 10, यानी d का वैल्यू कितना आ गया सर, d का वैल्यू आ गया 2। d अगर 2 है तो सर a कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से 1, a 1 है d 2 है, तो बताइए S20 कितना होगा सर, फॉर्मूला लगा देंगे 20/2 मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लीकेशन 19d। क्या बात है, 10 गुना में सर 2a, a कितना है 1, 19 का 2 गुना 38, 38 2 40 और 10 400। क्या बात है, यानी S20 कितना आ जाएगा 400, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका an जो है, इसका जो Sn जो है वो Sn कुछ और नहीं है, इन जनरल n स्क्वायर है। Sn क्या है, n स्क्वायर है, तभी तो आंसर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। हाँ सर, हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन था, मैंने दोनों को ही एक ही स्लाइड में ले लिया, चीज़ों को आसानी से समझ में भी आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी टैकल कर लेंगे। हाँ सर, एकदम सही कर रहे हो आप, ज़्यादा सवाल करवाओगे तभी तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, हर लैंग्वेज का सवाल, किसी भी वैरायटी का सवाल आ जाए, हर टाइप का सवाल आप आराम से उड़ा दोगे, एकदम उड़ा के जाओगे। सर यहाँ क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव, पहला ऋणात्मक सर टर्म होगा।
तो बताइए भाई कौन सा टर्म नेगेटिव होगा? सर ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे सवालों में मान लेते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो n नंबर ऑफ टर्म होगा, दैट इज nth पोजीशन का टर्म होगा, वही मेरा पहला नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये हो गया ना कि जैसे पैर सेट है, एक सेट है, डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, घटता चला जाएगा 4-4 से, 4-4 से कम ही करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि सर नेगेटिव टर्म में इंटर करेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव है, धीरे धीरे घट रहा है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी फिर आगे जाएगा। लेकिन नेगेटिव में जैसे इंटर करेंगे तो जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो रिपोर्ट करना है कि इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, कौन से पोजीशन का टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, 15वां टर्म है, 10वां टर्म है, 20वां टर्म है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ता है कि जो nth पोजीशन का टर्म है वही मेरा पहला नेगेटिव टर्म है। हाँ सर, हम समझ गए, आप जो बताना चाह रहे थे हम समझ गए। अब इसको बता दो आगे बनाएंगे कैसे। चलिए सर देखिए, an क्या हो गया सर, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या होता है, 0 से छोटा होता है। सर a कितना हो गया, पैर सेट, प्लस n माइनस वन रहने देंगे क्योंकि डी n निकालना है, और d कितना आ रहा है, माइनस का 4। डी कितना है भाई, माइनस का 4। देखो ना डी कितना होता है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सर बाद के टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस, देखो ना माइनस 4 आ रहा है, एक सेट माइनस का, पैर सेट माइनस 4, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 4 और बस इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं सर। तो 65 और 4 कितना हो गया सर, 69, और यहाँ पे माइनस का 4n, और ये लेस देन 0। सर माइनस 4n इज लेस देन माइनस 69, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज करता है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 69/4, यहाँ से अगर करेंगे तो सर 29 होता है जो कि 7 28 हो जाएगा, यानी 17 होल 2/17 होल है ना 1/4, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.25, 17.25 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है सर 18, यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कोई और नहीं बल्कि 18वां टर्म है। कौन सा टर्म है, 18वां टर्म है, क्योंकि आपने nth टर्म को फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला, n का वैल्यू निकल के आ गया 18, यानी 18वां ही पोजीशन का पहला नेगेटिव टर्म होगा इस एपी का। क्या बात है सर, मजा आ गया। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल सवाल संख्या 10, देखो इधर, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी 750 एंड द फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। कितना आसान, कितना बेसिक सवाल है। ऐसे ऐसे सवालों को तो उड़ाना है, एकदम उड़ा देना है, एकदम उड़ा देना है। देखो सर, सवाल में बोला कि पहला किसी एपी के फर्स्ट 15 टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, सम 750। हाँ सर, इसका पहला टर्म कितना है 15, और आपसे इसका 20वां टर्म पूछा हुआ है। देखिए 20वां टर्म अगर निकालना है तो आपको चाहिए होगा डी, क्योंकि ए तो दे रखा है 15, तो आपको क्या चाहिए होगा, ओवरऑल डी चाहिए होगा, डी निकालेंगे तभी बात बनेगा। अब यहां से समझोगे सर कि सर यहां से डी निकल जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन यहां दे रखा है, तो 15/2 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सर 2a, ए कितना है 15, तो 2 × 15 प्लस n-1 × d दैट इज 14d इज इक्वल टू 750। सर 15 से कट गया कितने बार में, 5 बार में 0, 15 × 5 = 75, 50 बार में कट गया। सर ये दो जो है ना वो इसको भेज दो, या एक काम कर सकते हो, दो काट दो, कॉमन लेकर के काट दिया, तो 15 + 7d कितना आ गया 50, तो 7d इज इक्वल टू 35, तो d इज इक्वल टू 5। अरे भाई साहब, और d अगर 5 है तो यहाँ रख दो 5, यहाँ रख दो 5, 19 × 5 = 85, और 85 और 15 100। लो जी, हो गया सवाल का जवाब। कितना आसान, कितना बेसिक सवाल है, बहुत सही। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है। ऐसा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर दे करके बच्चों को परेशान करना चाहता है, ताकि बच्चे पढ़ करके समझ ना पाए, थोड़ा सा घूम जाए और सवालों को छोड़ करके आगे बढ़ जाए। बट आप तो ऐसा नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ ना, मैं सारे ही पैटर्न का सवाल, सारी लैंग्वेज का सवाल करवा के जाऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन में किसी भी लैंग्वेज का किसी भी टाइप का सवाल दे दे, कभी भी आप फंस ही नहीं पाओगे। क्यों सर, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ। हाँ सर, विश्वास है आप पे, आप जो करवा रहे हो वही भिड़ेगा। हाँ रे पगला, देखो इधर सर 11 नंबर सवाल, रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000। भाई साहब कितना अमीर आदमी है वो बंदा जिससे लोन लिया होगा, ये तो लोन ले रहा है बेचारा। अच्छा, उसको रीपे कर रहा है, लोन ले लिया उसको क्या कर रहा है, वापसी में चुकता कर रहा है। अच्छा जी, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज। अच्छा, एंड इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट? What amount of loan has he paid after the 30th installment? भाई साहब यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है, रोहन नाम का एक बच्चा है, ये एक आदमी है, ये क्या करता है भाई, 1,18,000 के लोन को चुकता करने के लिए किस्तों में पैसा को
उधारी को चुकता यानी क्लियर करने के लिए इंस्टॉलमेंट में पे करने का बारे में सोचता है। इसने पहले महीने में क्या करा, 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे करा और हर सक्सेसिव मंथ में यानी हर अगले महीने में अपने इंस्टॉलमेंट को 100 रुपये से इंक्रीज करता है। यानी पहले महीने में 1000 रुपया दिया, दूसरे महीने में 100 रुपया बढ़ा करके यानी कि 1100 दिया, दैट इज 1100 दिया, फिर 100 बढ़ा देगा 1200 देगा, अगले महीने में 1300 देगा और ऐसे करके हर सक्सेसिव मंथ में अपना इंस्टॉलमेंट 100 रुपया से बढ़ाते चले जाता है। हाँ सर, हम समझ गए। तो आप सोच करके बताओ, ये वाला पैटर्न का लैंग्वेज जो दिख रहा है आपको, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? ये जो इंस्टॉलमेंट अपना पे कर रहा है, ये जो अपना लोन रिपे कर रहा है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? क्योंकि पहला महीना 1000 रुपया पे करेगा, फिर अगला महीना 1100 रुपया पे करेगा, फिर अगला महीना 1200 रुपया पे करेगा और ऐसे करते हुए ये आगे सारे के सारे लोन को क्लियर कर देगा। हाँ सर, मैं समझ गया। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट करता है सर? सर 30 तक तो जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपसे ऐसे करके पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है सर कि 30 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा, यानी 30वें इंस्टॉलमेंट में देखो, ये पहले इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपया पे करा, फिर 1100, तीसरे वाले में 1200, तो ऐसे करके 30वें वाले इंस्टॉलमेंट में यानी 30th इंस्टॉलमेंट जब पे करने जाएगा तो कितना अमाउंट पे करेगा, पहला सवाल। चलिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, ये एपी फॉर्म कर रहा है जिसका पहला टर्म कितना है 1000 और कॉमन डिफरेंस कितना है 100 और आपसे पूछा है 30th टर्म, क्योंकि 30वां इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 30वां टर्म होगा इस एपी का, जो कि हो जाएगा a + 2090। हाँ सर, तो सर ए कितना 1000, समझ गए? हाँ, क्या बात है सर, एक बार में कैलकुलेशन समझाया भी नहीं। अगला इतना बेसिक कैलकुलेशन समझाएंगे 10th के बच्चों को, तो बेकार है भाई पढ़ना। चलो आगे देखेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। भाई एक बात बताओ, 30 इंस्टॉलमेंट तक इतना पेमेंट कर देगा। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। तो सोचो, ये तो हो गया इंडिविजुअल की 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करा, वो पे करा होगा 3900। लेकिन ये बोल रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद भाई एक इंस्टॉलमेंट पे करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, ऐसे करके 30 इंस्टॉलमेंट पे कर गया। ये 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे कि उसका लोन, उसका उधारी क्लियर हो जाए, उसका उधारी चुकता हो जाए। इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे S30। क्या निकालना पड़ेगा? S30 निकालना पड़ेगा। और S30 अगर निकालते हैं तो S30 का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर S30 निकाल लो ना, मतलब ये पहले 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट कितना पे कर चुका है, टोटल कितना अमाउंट पे कर चुका है वो निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30/2, 2 टाइम्स ऑफ ए कितना था सर? ए 1000 है यानी 2000 प्लस 2900। चलिए सॉल्व करेंगे सर। 15 गुना में 29 और 2 49। सर यहाँ से कितना आ गया, 15 गुना कर दो, 15 चक 60, 600 और 15 नवा 135, 600 और 735 यानी कि आ जाएगा सर ये 73,500 रुपया पे कर गया। और पे करना कितना था? 1,18,000। तो और कितना बाकी है भाई पे करना? तो 1,18,000 में से 1,18,000 में से माइनस करना पड़ेगा सर 73,500। 1,18,000 में से 73,500 माइनस करना पड़ेगा, तो बताइए कितना बच गया सर? 26,500। 26,500 बच जाएगा ना? हाँ 26,500, 26,500 और इधर 1,800, 18,000, 26,000 18,000 कितना हो गया? 44,000, 44,500 कितना हो गया? 44,500। 44,500 का और अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा जिससे कि उसका लोन जो है वो चुकता हो जाएगा और उधारी से वो मुक्त हो जाएगा। क्या बात है। चलेंगे सर अगले सवाल पे। ये सवाल सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ था। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा सर, बनाइए। अगला सवाल इतना साधारण, इतना बेसिक सवाल, केवल फॉर्मूला पे सवाल है, इक्वेशन को फॉर्म करना है और फटाफट से सवाल को उड़ा देना है। चलिए सर, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। सर एक एपी है, फिर से वही बात सर, एपी है दिया नहीं है। क्या आप बोलना चाह रहे हो कि फिर से ए मानेंगे डी मानेंगे? हाँ बच्चा, बार बार थोड़ी बताएंगे, किसी भी लैंग्वेज में एपी नहीं गिवन है और फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट होगा तो नोटेशन तो यूज करना ही पड़ेगा ना कि हाँ फर्स्ट टर्म ए लेंगे सर, कॉमन डिफरेंस भी कुछ लेना पड़ेगा। तो हर एक स्टेटमेंट में आपको लेट कर लेना है, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ सर समझ गए। आगे बताइए, आगे बताइए बच्चा। देखो, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। सर इस एपी का 11वां टर्म, हाँ सर,
और 18वां टर्म का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 से 3 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन ए और डी में बन गया? सर कैसे? 11वें टर्म का मतलब a प्लस 10d, 18वें टर्म का मतलब a प्लस 17d और ये बराबर है 2 से 3 का। तो सर यहाँ पे a हो गया, अरे भाई साहब 30 और 34 सर 4d। कितना फास्ट कैलकुलेशन आप भी करोगे भाई, आप भी करोगे, आपसे भी ये सारा उड़ेगा। कैसे उड़ेगा सर? थोड़ा सा सेल्फ में भरोसा रखेंगे, मतलब सर सेल्फ बिलीव रखेंगे और चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से चीज़ें होना है बच्चा, बिना प्रैक्टिस का थोड़ी बात बनना। आगे सर, आगे बोलता है 5वां टर्म और इसी एपी के 21st यानी कि 21वें टर्म का रेशियो भी फाइंड करना है। अच्छा फाइंड करना है, गिवन नहीं है बच्चा, फाइंड करना है। अच्छा जी, तो सर 5th टर्म मतलब a प्लस 4d और 20th टर्म 21st टर्म मतलब a प्लस 20d। क्या यहाँ से a का वैल्यू d में निकल गया? हाँ सर, रख दो यहाँ पे। तो a का वैल्यू रख दो सर, कितना आ रहा था 4d, 4d प्लस 4d कितना हो गया सर? ये od हो गया, सॉरी सर 8d हो गया और नीचे कितना हो जाएगा सर? 4d प्लस 20d कितना हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ पे सर 24d हो गया, फिर से ओडी हो गया और कैंसिलेशन करेंगे तो सर 1/3 हो गया, यानी कि यहाँ पे पहला जवाब क्या हो जाएगा? 1/3। अच्छा, आगे भी एक सवाल पूछा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st, यानी कि इसी क्वेश्चन में S5 से S21 का रेशियो पूछा है। क्या ये आप निकाल लोगे? क्या ये आप निकाल लोगे? मेरे को पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आप कर जाओगे और इसका आंसर हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएगा कि यहाँ पे S5 से S21 का जो रेशियो मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलो ये आप पे छोड़ते हैं, इसको आपको करके बताना है। सभी का आंसर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल पे कूदेंगे सर। अगला सवाल क्या है? 12 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। हुआ था नहीं हुआ था एक बार चेक कर लेते यार। पता चला तुम लोग करेगा भी नहीं खुद से और हम भी नहीं करवा पा रहे, तो फिर तो दिक्कत। अरे बच्चा ये तो वही करा, यही करा सर आपने, यही करा। आप नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अगला सवाल, आजा भाई। हे भाई, भाई क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, अरे यार क्या बात है, आ गया सर। सबसे बेहतर, सबसे शानदार सवाल, एनसीईआरटी का फेमस सवाल। क्या बात है, लॉग वाला क्वेश्चन सर, लॉग्स वाला क्वेश्चन बेहद ही फेमस सवाल है सर। क्या पूछा गया है सीबीएसई में? अरे हाँ बच्चा, वो सारा सवाल लिया हुआ है जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में और इतना बेहतर सवाल है कि क्या बताए। देखो इधर पहला सवाल, सर 250 लॉग्स और स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब सर लकड़ियों का टुकड़ा को लॉक्स कहा जाता है। उनको ना प्लेस्ड किया गया है कितने नंबर में? 250 नंबर में। तो उन 250 नंबर ऑफ लकड़ियों के टुकड़े को एक एक करके एक सर्टेन लॉजिक में, एक सर्टेन पैटर्न में क्या करना है? बिठाना है। और जब उसको बैठाएंगे, उसको सेट करेंगे, तो किस मैनर में कर रहे हैं सर? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हुए कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले सर सबसे नीचे वाले रो में 22 लकड़ी, ऐसे करके सबसे नीचे वाले लकड़ी लॉक्स रखेंगे। ये चेहरा हो गया उसका लकड़ियों का, ये वाला पोर्शन ऐसे बैठा करके रख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब वर्टिकल नहीं रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो उसका मुंह दिखेगा। तो ऐसे करके अगर हम रखेंगे तो सर सबसे नीचे वाले में कितना आ जाएगा सर? 22 लकड़ी आ जाएगा। इसमें कितना आ गया? 22 लकड़ी आ गया। फिर इसके ऊपर में लकड़ियों रखना स्टार्ट करेंगे तो कितना लकड़ी आ जाएगा सर? एक कम आ गया। फिर इससे ऊपर रखेंगे तो कितना आ जाएगा सर? एक कम आ जाएगा। यानी यहाँ पे टोटल सबसे नीचे वाले रो में कितना रखा? 22 लकड़ी। फिर इसके ऊपर में 21 लकड़ी, फिर इसके ऊपर वाले रो में 20 लकड़ी और ऐसे करके हर कंजिक्यूटिव ऊपर के रो में पहुंचने के लिए एक एक लकड़ियों की संख्या घटता चला जा रहा है। अब आपसे पूछा है इन हाउ मेनी रोज आर देयर 250 लॉग्स आर प्लेस्ड, तो ये ऐसे ऐसे अगर प्लेसमेंट करेंगे तो ये सारा का सारा लकड़ियों के टुकड़े को 250 नंबर ऑफ लॉग्स को रखने में कितना कितना रो का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कितना ऐसा रो का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और सबसे ऊपर वाले रो में टोटल कितने नंबर ऑफ लॉग्स को रख सकते हैं? हाँ सर समझ गए। तो क्या आपको दिख नहीं रहा? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। ये हो गया बॉटम रो, ये हो गया सर इसके ऊपर यानी सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे करके समझ रहे हो ना? तो 21, सॉरी 22 था, फिर 21, फिर 20 और ऐसे 16। अब सिंपल सी बात है सर, हमें क्या करना है? ये ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं सर, बॉटम वाले में 22 लकड़ी रखा, फिर 21, फिर 20 और ऐसे करके सारा रखना है। तो आपको 250 के 250 लकड़ियों को ऐसे अकोमोडेट करवा देना है इस अरेंजमेंट में, जो कि सेटअप ले ले। तो 250 फिर दिया क्या है? आपको समझ में आ गया होगा सर, ये तो इस सीक्वेंस में प्लेस्ड सभी लकड़ियों की संख्या का सम दिया है, यानी आपको यहाँ पे SN दे दिया है। क्या दे दिया है? SN दे दिया है। और वो कितना दे दिया है? आप बोलोगे सर कितना दे दिया है सर? 250। एक बार में नहीं पता चलता है क्या? बार बार देखना पड़ता है।
हाँ थोड़ा सा तो दिक्कत है भाई, ध्यान देखना तो पड़ेगा। तो Sn दे दिया है, Na निकालना है, Na का वैल्यू क्या होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज कि कितना रो होगा, पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, ऐसे ऐसे कितना रो होगा। ठीक है सर, तो n निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, फॉर्मूला लगा देंगे सर। 2a कितना हो गया 22, n-1, d कितना हो गया सर 21 - 22 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। फटाफट से चलो इधर देखो सर, निपटारा करना है सर, 2 को उधर भेज दो, तो इधर 44 और इधर 45, तो अंदर में 45 और माइनस का n, और यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया सर, इधर 2500 का 2 गुना 500, 2500 का 2 गुना कितना होता है 500, 2500 का 2 गुना कितना हो गया 500, क्वाड्रेटिक बनेगा सर यहाँ से, क्वाड्रेटिक n² माइनस का 45n और प्लस का 500 इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा होगा सर, 45 लाना है, 500 है, 500 का ऐसा दो फैक्टर बताओ तोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, दोनों नेगेटिव टूटेगा, दोनों 45 से छोटा होगा, दोनों नेगेटिव टूटेगा और दोनों ही 45 से क्या होगा छोटा होगा, दोनों ही नेगेटिव टूटेगा और दोनों ही 45 से क्या होगा छोटा होगा। क्या आपको दिख रहा है 25 और 20, 25 और 20 का सम कितना हो गया 45 हो गया, और 25 का 20 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो एक तो टूटेगा 25 माइनस का और एक टूटेगा माइनस का 20, ये फैक्टर है, रूट्स निकालना है तो साइन में चेंजेस, साइन में चेंजेस करेंगे तो n का पॉसिबल दो वैल्यू मिलेगा 25 और 20, n का दो पॉसिबल वैल्यू मिल गया 25 और 20, यानी कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि रोज की संख्या 20 अगर लेते हैं तब भी 250 ही लॉग्स ले रहा है, और अगर 5 रो बढ़ा भी देते तब भी नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो अकोमोडेट कितना कर रहा है 250, तो ये तो गलत जवाब हो गया ना सर, अगर रोज बढ़ाएंगे तो लकड़ियों की संख्या भी बढ़ेगा, तो या तो ये सही है या फिर ये सही है, तो इनमें से कोई गलत है, कौन सा गलत है छांटना पड़ेगा। तो आपसे ना अगला सवाल पूछा है कि टॉप मोस्ट रो पे कितना लकड़ी रख सकते हैं, दैट इज सर A20 पूछा है भाई, सिंपल सी बात है, टॉप मोस्ट रो जैसे 20 रो होगा तो टॉप मोस्ट रो क्या होगा 20वां रो, तो 20वां रो में कितना नंबर ऑफ लकड़ी आएगा वही तो निकालना है, 20th पोजीशन का टर्म, तो A20 निकाल लो सर, A प्लस सर A कितना था सर, A 22 था, आपने गलत ले लिया, हाँ n-1 दैट इज 19 इंटू डी, डी कितना है भाई -1, तो सर 22 माइनस 19 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, 25 लेके चल, 25 नहीं 22, 24 ना, हाँ 24 माइनस, सर यहाँ -2 आ रहा है, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, नेगलेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ लॉग्स क्या होगा नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या है भाई, इसका सही जवाब क्या है 20, ऐसा 20 रो लगेगा और टॉप मोस्ट में कितना लकड़ी आएगा 3, समझ गए सभी, बेहद ही शानदार, बेहद ही मजेदार टाइप का सवाल था, और लैंग्वेज देख लो यार कितना अच्छा लैंग्वेज का सवाल है, ऐसे सवालों में क्या करते हैं बच्चे फंस जाते हैं, लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, हम है ना सब समझा देंगे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32, भाई साहब यहाँ पे आ गया एपी का लेट करने वाला। देखो अगर मान लेना कभी भी ऐसे बोलता है, किसी भी लैंग्वेज में ऐसे बोलता है कि एपी के लगातार 4 टर्म का सम दिया हुआ है 32, तो भाई एपी का 4 लगातार टर्म किसी भी तरीके से मान सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका होगा कि आप एपी के कंसेक्यूटिव 4 टर्म को ऐसे मानो, ऐसे ऐसे और ऐसे। सर ऐसे ही क्यों माना है एपी को बच्चा, ऐसे मानने से होगा क्या ना कि जब सम लेंगे तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और एक वेरिएबल का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, तो 4 टर्म जब भी मानना हो एपी में ऐसे लेंगे, ठीक है। अब इनका सम दिया हुआ है, इनका क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है, इनका सम कितना दे दिया सर 32 दे दिया, तो आपको दिख रहा है सर डी वाला सारा कट गया, सर डी वाला सारा कट गया, तो ए कितना हो गया 4a, सर ए बराबर 8, हाँ सर समझ में आ गया, क्या बात है। आगे, एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अच्छा एक और बात दे रखा है, क्या एक और बात दे रखा है कि पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, ये रहा पहला ये रहा आखिरी, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, हाँ, और ये जो मीन पे है यानी बीच पे है तो मिडिल टू नंबर यही दोनों है ना, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर दो, और ये इसका रेशियो निकाल लेना, इस प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट से रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है 7 से 15, और आपसे पूछा है वो चारों नंबर बताइए, तो ए तो निकल गया, डी निकलेगा तभी बात बनेगा सर, चारों नंबर बता देंगे, हाँ यहाँ रख देना, सॉल्व कर देना, क्या ही दिक्कत है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सर, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी नीचे, सर यहाँ पे सर 15 और 7 8, क्या बात है। आगे सर 15 9 135, और यहाँ पे 7 135 और 7 सर 128, सर ए बराबर प्लस माइनस 4, ए बराबर प्लस माइनस, सॉरी डी आ रहा था ना, अरे हाँ डी सॉरी यहाँ से देखो
यहाँ से देखोगे, ठीक है, डी स्क्वायर में आ रहा था ना, हाँ 8 से कट गया 16 बार में, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 16d स्क्वायर, 16d स्क्वायर। अब ए का वैल्यू रख दो 8 स्क्वायर 64, तो सर 16d स्क्वायर, तो 16 से 4 बार में, तो डी का वैल्यू +-2, एक बार +2 और एक बार -2, ये दोनों मिलेगा। डी का वैल्यू मिल गया, ए मिल गया, नंबर पूछा है बैठा देंगे यहाँ पे, एक बार +2 लेकर के रखेंगे यहाँ पे, तो 8 माइनस का 6 2, फिर आगे सर 8 माइनस का 2 6, फिर 4 का कॉमन डिफरेंस 10 और 14, एक तो ये होगा और एक उल्टा होगा, नेगेटिव पर लेके चलेगा, तो 14 10 6 2, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबल सही है, दोनों ही को ही आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ए भी आपको पता है सर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ बच्चा, सेम नंबर को बढ़ाते चले जाओ, 5 5 5 5 5, ए भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस जीरो। सर यहाँ पे पहले 100 नंबर का नेचुरल नंबर का सम पूछे, भाई ऐसा ऐसा सवाल आ रहा है, बताओ ऐसा सवाल बताने की जरूरत है, बताओ फॉर्मुला बेस्ड सवाल है सर, छठा क्लास के बच्चों को दे देंगे सवाल तो बना लेगा बिना फॉर्मुला का। भाई आपसे पूछा है पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, हालांकि इसका फॉर्मुला भी होता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n × n + 1/2, सीधा बैठा देता, आ जाता है आंसर। लेकिन सर n कितना रखते हैं, n भाई उतना ही जितना निकालना है, n की जगह 100 रख दो, 100। सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ बच्चा यही बोलना चाह रहे हैं यार, 50 50 इसका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा एपी से बना सकता है सर, नेचुरल नंबर है कहाँ तक जाना है सर 100, आखिरी टर्म 100 हो गया, इसका सम पूछा है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म कितना हो गया सर, दोनों ही एक है, यहाँ रख देंगे s100 कितना हो जाएगा सर, लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला वही वाला n/2 a + l, a + l रख दो भाई, कितना आ गया 50 × 101। हालांकि ये फॉर्मूला एपी के फॉर्मूला से ही यूज किया गया है, समझ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना 50 50 आंसर। अगला सवाल, ऐसे सवालों में टाइम थोड़ी देना है भाई, ऐसे सवालों में टाइम देंगे तो फिर तो एग्जामिनर जो चाह रहा है वही कर रहा है, तुम बताओ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म आर दिस एंड दिस। भाई इसमें बोल रहा है ना कि पहले 16वें टर्म का सम बताना है, इस एपी के पहले 16 टर्म का सम बताना है, इस एपी के पहले 16 टर्म का सम बताइए। ठीक है सर बता रहे, रुको तो बता रहे, आगे क्या दिया हुआ है, चौथा और 9वां टर्म दिया हुआ है। इस एपी का फोर्थ टर्म कितना है भाई -15, और इसी एपी का 9th टर्म कितना है भाई -30। तो रख देते हैं यहाँ पे सर फोर्थ टर्म यानी कि a + 3d, ये कितना हो गया -15, a + 8d -30। सर दोनों को एलिमिनेट करना होगा, a और d निकालना होगा क्योंकि चाहिए s16। हाँ सर समझ रहे, तो इसमें से इसको कर दो माइनस, अगर माइनस करेंगे तो a से 1 उड़ेगा, 8 में से 3 गया 5d, और सर -30 -15 सर -15, तो सर d बराबर -3, d बराबर -3 यहाँ रख देंगे तो a बराबर सर -3 -3 3 × 3 यानी -9 -6, a बराबर कितना हो गया -6, यहाँ रख दो भाई। तो 16/2 फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लिकेशन 2a, a कितना है भाई -6 प्लस में n-1 यानी कि 15 × d, d कितना हो गया -3, तो सर ये कितना हो जाएगा 8 -12 -45, सर ये कितना हो गया 57, तो सर ये कितना हो गया 8 48, 480 में से 24 माइनस कर दो, 24 माइनस कर दो, तो 480 में से 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 456 माइनस का, और यही सवाल का जवाब हो गया। चलेंगे अगले सवाल पे, ऐसे सवालों में टाइम नहीं देना होता, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे सवाल में टाइम नहीं देना होता। देखो इधर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। भाई देखो ऐसा ऐसा सवाल ना पूछ लेता है, मतलब देखने में डरावना लगेगा लेकिन आसान होता है, फॉर्मुला बेस्ड होता है, आपको केवल पहचानना है कि सीक्वेंस जो है वो एपी फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, एपी फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ, बताइए जी सभी कोई, एपी फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ अरे कहाँ गए, आप ही से पूछ रहे, कहाँ चले गए भाई, खो जाता है क्या, तुम ही से पूछ रहे, इधर ध्यान दो, अरे हाँ हाँ तुम ही से, इधर इधर ध्यान दो, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना ये एपी है, हाँ इसका फर्स्ट टर्म कितना भाई, सर एपी कैसे फिर से बता दो, अरे पगला कॉमन डिफरेंस देखना, अंतर कितने का है, 3 का है, 3 का है, 3 का है सर, 3 का है, हमको तो लग रहा है -3 का है, अरे हाँ भाई -3 का है, टीचर से खेल, अच्छा जी। a बराबर -5 और d, सर ये 5 लिख रहे हो क्या लिख रहे हो, अरे -5 है, d बराबर स्टाइल है, स्टाइल है, d बराबर कितना हो गया सर -8 में से -3, अभी तो बताया, हाँ तो सर a निकल गया, d निकल गया, क्या निकालना है s, भाई सम निकालना है, इस एपी का सम निकालना है, तो सर सम निकालने के लिए तो n चाहिए होगा क्योंकि फॉर्मूला में n आता है, तो क्या n दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो सर कैसे निकालेंगे, अरे पगला लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या होता है सर nth टर्म होता है, और nth टर्म मतलब समझ रहे हैं ना, मान लेंगे इस एपी में कितना टर्म है, n टर्म है, n टर्म है, तो भाई लास्ट का जो टर्म होगा वही मेरा nth टर्म होगा, और nth टर्म कितना दे दिया सवाल में -230, तो nth टर्म का वैल्यू कितना होता है a + n-1 × d -230, बैठा दो, a का वैल्यू कितना हो गया -5, n-1 × d, d कितना हो गया -3, माइनस का 230, सर माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, काट ले भाई, कॉमन लेकर के, तेरा मर्ज है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3n हो गया सर, 3 का n × 3n, -3 + 5 + 2,
बराबर 230। क्या बात है सर। 3n बराबर सर 228। सर 3 से कट रहा है, हाँ काट ले बच्चा, 7 बार में और 6 बार में। क्या बात है, फंस जाते हो सर? नहीं बच्चा, टेबल याद कर रहे थे। सर टेबल याद नहीं है 3 का? याद है बच्चा, तेरे लिए कर रहे थे। चलो इधर आ गया सर, n बराबर कितना हो गया 76। यानी इस एपी में कुल कितने टर्म है? 76 टर्म है। आपसे पूछा है सभी टर्म का सम, दैट इज 76। तो रख लो भाई 76/2। फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो बैठा देंगे सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना हो गया? माइनस का 230 हो गया सर। तो 76 का आधा कितना होता है सर? 3 बार में 8 बार में। यहाँ कितना हो गया सर? माइनस का 235 हो गया सर। सर आगे कैसे गुना करेंगे सर? हमको तो गुना करने नहीं आता है। माइनस हो गया, 235 को 38 से गुना करना है, मन ही मन 40 से गुना करेंगे और 2 से कम कर देंगे। तो 235 का 40 गुना करो, 235 का 40 गुना, चलो करके बताते हैं। 235 का 40 गुना यानी 4 गुना, तो 800, और 35 का 4 गुना कितना होता है? 150, 950। हाँ यानी 9500। कितना हो गया? 9500। 9500 में से माइनस कर देंगे 470, 9500 में से माइनस कर देंगे 470, तो कितना आ गया? 9030। क्या आ गया भैया? 9030। और यही सवाल का जवाब हो गया। क्या बात है सर, कैलकुलेशन भी सिखा रहे हो। एक ही क्लास में क्या क्या सिखा दोगे? कॉन्सेप्ट, सारा सवाल, प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन, स्पीड। क्या बात है, मजा आ गया। अगला सवाल, सवाल संख्या 18। लीजिए भाई, आ गया सवाल संख्या 18। बनाइए सभी कोई। क्या बोल रहा है? सो डैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। ट्रिपल ए लिखा हुआ भाई सब, ए। अरे ए है, ध्यान रखना, ट्रिपल ए नहीं है भैया। ट्रिपल ए कैसे लिख दिया कोई? चलो वो टाइपिंग वाला हो गए होंगे एडिटर भैया जी। द सेकेंड टर्म इज बी। बहुत ही शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बी। बहुत सही। आगे सर, एंड द लास्ट टर्म इज सी। बेहतरीन, क्या बात है, लाजवाब। चलिए इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ सर एपी का पहला टर्म कितना है? ए है। फर्स्ट टर्म इज ए एक्चुअली। कॉमन डिफरेंस सर नहीं पता, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी बी द कॉमन डिफरेंस, वी नो सर कि डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है। तो सेकंड टर्म में से क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को माइनस, सेकंड टर्म कितना है? बी, और इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस, दैट इज बी माइनस ए। और लास्ट टर्म क्या होता है सर? वही हमारा लास्ट टर्म होता है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? सी। मजाक सर, सी। हाँ हम समझ गए बच्चा, होता है, गलतियां किससे नहीं होता है सबसे होता है। अब इधर ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम निकालना है सभी टर्म का। अच्छा, इस एपी के सभी टर्म का सम चाहिए सर? हाँ तो पहले ये तो पता करो कि इस एपी में कितने टर्म है। हाँ तो एपी में टर्म निकालना है तो एन निकालना होगा बच्चा, और एन निकालने के लिए लास्ट टर्म दिया हुआ है हिंट। तो सर हमें पता है, क्या पता है बच्चा? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो एन कितना हो गया सर? एन ही लास्ट टर्म होता है सर, काहे कंफ्यूज कर रहे हैं हमको? एन ही लास्ट टर्म होता है। हाँ तो एन यानी लास्ट टर्म सी हो गया, ए तो ए ही दिया हुआ है, एन निकालना है, और डी का वैल्यू कितना आ गया? बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे, क्योंकि सम निकालने के लिए चाहिए होगा एन, तो ए को इधर ला दो। हाँ सर, और ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया डिवीजन में। हाँ सर, और n -1 आ गया, -1 को उधर फेंक दो, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो गया c प्लस बी माइनस 2a बाई कितना हो गया सर? b माइनस a इक्वल टू n। क्या बात है सर, आपने सीधा सीधी n निकाल दिया। मेरे को नहीं समझ में आया बच्चा, एलसीएम नहीं, कुछ नहीं कर लेना, ठीक है। तो सर सम बता दो फिर। अब ये भी हम ही बताए क्या? फॉर्मूला सर a प्लस एल, लास्ट टर्म पता है ना, तो a है, लास्ट टर्म c है, तो n के जगह बैठा दो वैल्यू। ये आ गया सर c प्लस बी माइनस 2a सर बाई 2 हो गया, और ये बाई b माइनस ए भी आएगा, और यहाँ पे a प्लस सी भी रह गया सर। हाँ यही लाना था क्या? अरे सर उड़ा दिए सवाल तो आप, क्या बात है। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इसके 21st यानी 21वें टर्म से 120 ज्यादा है? यानी ऐसे एपी है, हाँ, तो सर 21st पोजीशन का एक टर्म आएगा। हाँ तो 21st पोजीशन वाले टर्म से बाद, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, हाँ दिख रहा होगा, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एपी है, डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी हो गया। अब ऐसे में सोच करके बताओ सर, यहाँ पे ये 21st टर्म हो गया, तो इसके बाद आगे कोई ना कोई टर्म आएगा। तो यहाँ पूछा हुआ है कि इसी एपी का कौन सा टर्म इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा है, 120 ज्यादा है। सर हमको थोड़ी सपना आएगा कि कौन सा टर्म इससे 120 ज्यादा है, तो हमको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे बताओ ना जरा। ले बच्चा, भाई मान लेंगे, नहीं पता इसका मतलब मान लेंगे कि इस एपी का एनवा टर्म ही क्या है, इसका
nवां टर्म ही क्या है इसका? रिक्वायर्ड टर्म है, जो 21वें टर्म से 120 से ज्यादा है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चे एग्जामिनेशन में, लेट द, सर आगे, लेट द क्या, अरे वही रिक्वायर्ड टर्म बी क्या सर an। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A21 और an में कंपैरिजन करेंगे तो ये इससे 120 से ज्यादा है, तो 120 इधर जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, अब हमको समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। A कितना है भाई 3, D कितना है भाई 12, देख लो। हाँ सर, तो रख दो यहाँ पे A + 20D + 120 A + n-1 इंटू डी। सर A से A कट गया, क्या बात है सर। D पता है क्या, रख लेते हैं 12। तो सर ये हो गया, इधर आ जाएगा, या इसी को उधर लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है, 120 रहने दो भाई। ये भी D वाला टर्म है, ये भी D वाला टर्म है, दोनों में से D कॉमन आ गया, बचेगा कितना सर, n-1 तो था ही, प्लस का 20 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो n-21 हो गया। कितना हो गया 21, और D के जगह पर बैठा दो भाई, कितना था 12, तो 12 से 120 10 बार में, तो n बराबर 31, n बराबर 31, यानी कि 31वां टर्म दैट इज 31st टर्म जो होगा सर, वही मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा, जो 21 से 120 ज्यादा होगा। कितना सरल सवाल है, कितने आसान लैंग्वेज का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और ऐसे सवाल को भी नहीं उड़ा पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्या 19 हमने कर लिया? हाँ अभी जस्ट करा सर, आप भूल जा रहे हो लगता है। 22 नंबर सवाल, सॉरी 20 नंबर सवाल पे आते हैं फटाफट से। रामकली वुड रिक्वायर 5000 टू गेट हर डॉटर एडमिटेड टू अ स्कूल आफ्टर अ ईयर। अच्छा, साल भर कहाँ था भाई, साल भर के बाद सपना आता है रामकली दीदी को, और वो अपनी बच्ची को जो है वो एडमिट करवाती है, यानी एडमिट करवाना नहीं मतलब एडमिशन दिलवाती है स्कूल में। 5000 रुपये का खर्च यानी जरूरत पड़ता है एडमिशन के लिए। अच्छा, इतना ज्यादा महंगाई। चलिए, शी सेव्ड 150 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड इंक्रीज्ड हर मंथली सेविंग बाय 50 रुपीज एवरी मंथ। 5000 रुपये का खर्चे का रिक्वायरमेंट है स्कूल में दाखिला करवाने के लिए, और उसने क्या करा, अपना पूंजी जमा करना स्टार्ट करा, सो डेट अपनी बच्ची का एडमिशन करवा सके स्कूल में। तो पहले महीने वो जो है 100 रुपये, कितना सॉरी 150 रुपये क्या करती है, जमा करती है, और हर एक अगले महीने में अपना सेविंग 50 रुपये से बढ़ा देती है। तो फाइंड आउट इफ शी विल बी एबल टू अरेंज द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स और नॉट, यानी 12 महीने ऐसे करने के बाद क्या वो अपने बच्ची को स्कूल में दाखिला करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। और करवाने के लिए भाई सिंपल सी बात है, स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए 5000 का रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल होना चाहिए, यानी 5000 जमा पूंजी होना चाहिए। तो बताओ क्या ये एपी को दर्शा रहा है सर, पहले महीने 150, फिर 50 रुपये से सेविंग बढ़ गया यानी कि 200, अगले महीने सेविंग 250, अगले महीने सेविंग 300। भाई साहब अगला आगे, सेविंग जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है सर, सेविंग जो है हमारा वो एपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है सर, आपको दिख रहा होगा। हाँ, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा, फटाफट बता दो, 150 हो गया सर। डी कितना हो गया बच्चा, सर 50 हो गया सर। आपसे पूछा गया है क्या वो 12 महीना के बाद सेविंग, यानी S12 निकाल लो ना, S12 A12 निकालेंगे तो 12वें महीने में कितना सेविंग करेगी वो निकल के आएगा। आपसे पूछा है 12 महीने के बाद टोटल सेविंग, तो टोटल मतलब सर टोटल, टोटल मतलब टोटल, यानी कि 12 महीने तक कुल मिलाकर के टोटल कितना सेविंग हुआ, टोटल करना पड़ेगा, सारे के सारे को सम करना पड़ेगा। तो सर ये हो जाएगा 12/2, 2 टाइम्स A। सर इतना फास्ट, हाँ सर 6, सर 300 और 550, सर 850, सर ये हो गया 6 पचे 30 और 480, 510। क्या मैंने सही करा, 85 का 6 गुना, 6 पचे 30 और 8 का 6 गुना, 480, 480 और 30, 510, 510 और 0, हाँ बिल्कुल सही है, यानी 5100 रुपया जमा कर जाएगी भाई साहब। तो आप बताओ, मेरे को 5000 रुपये का रिक्वायरमेंट था, 5100 रुपया जमा कर गई, इसका मतलब सर प्लस कर गई, सर प्लस जमा कर गई। तो क्या वो दाखिला करवा पाएगी अपनी बच्ची का, हाँ बिल्कुल करवा पाएगी सर। जरूरत जितना था उससे ज़्यादा जमा हो गया, तो जो काम के लिए आपने जमा पूंजी करा था बिल्कुल पूरा पूरी होगा, और बच्ची जो है वो ईमानदारी से पढ़ पाएगी। यहाँ पे पूछा था व्हाट वैल्यू विल रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे सोशल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अच्छा बात है कि वो जो है वो जागरूक है सोसाइटी को लेकर के, और अपनी बच्ची को एजुकेशन प्रोवाइड करिए, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक बच्चे को राइट है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे। जी हाँ सर, अच्छा लगा सुन करके। अगला चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 21।
A sum of rupees 4,250 is to be used to give 10 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. हमें तो आज तक नहीं मिला भैया, हमें तो आज तक नहीं मिला। आप बोलोगे सर कि आपने परफॉर्मेंस ही नहीं करा होगा। बच्चा सब करके बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। देखो इधर भाई 4250 रुपये का सम यानी टोटल 4250 रुपया जो है उसको 10 अलग अलग कैश प्राइजेज में बच्चों को दिया जा रहा है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। हर एक प्राइज जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस यानी पहले दिए गए प्राइस से 50 रुपये कम कीमत यानी कि वैल्यू रखता है। तो सर यहाँ पे पूछा हुआ है हर एक प्राइस का कीमत क्या रहा होगा, हर एक प्राइस का कीमत क्या रहा होगा। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो पहला रिवॉर्ड मिला होगा, जो प्राइज अमाउंट मिला होगा वो ए है। तो आप बताइए सर इसके बाद वाला जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, A-50, क्योंकि हर प्रीसीडिंग यानी पहले मिले गए प्राइज अमाउंट से प्राइज वैल्यू से 50 रुपया हर बार घटता है। तो अगला कितना हो जाएगा सर A-100, अगला कितना हो जाएगा सर A-150, हाँ सर A-200, हाँ, और आगे ऐसे चलता जाएगा। हमें नहीं पता ऐसे कितना देर तक चलेगा, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए, तो ये बात हम गारंटी से बोल सकते हैं कि टोटल मिला करके 4250 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4250। अच्छा 10 कैश प्राइजेस में बांटना है, 10 कैश प्राइजेस ये दे रखा है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके कितना होगा 10। अरे भाई 10 में खत्म, 10 में खत्म, यानी कि क्या S10 ही दे रखा है इस AP का, कितना 4250। कितना सरल साधारण सा सवाल है, सीधा सीधी बैठाना है यहाँ पे सर। 10/2 फॉर्मूला लगा देंगे, 2A, A कितना है, A ही है सर, इंटू n-1, अरे n कितना हो गया 9 हो गया ना, 10 ले रहे तो एक कम, और D कितना है भाई 50। चलिए सॉल्व करेंगे सभी कुछ। सर 5, हाँ सर 5 से काट देंगे सर, 8, 5, 0 सर। यहाँ पे 9 × 5 = 45, 450 कम करेंगे 400, 2A बराबर 400, A बराबर 200, A बराबर 200 यानी पहला अमाउंट मनी कितना होगा 200, 200, 150, एक सेकेंड, ये 200 आ रहा है, ये 150 आ रहा है। अच्छा सबसे छोटा वाला आ रहा होगा फिर, तो मैंने A माना था ना। 200 आएगा, फिर 250 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 350 आएगा, ऐसे करके जाएगा ना, तभी तो सम करने पर S10 कितना मिलना चाहिए, 4250 मिलना चाहिए। हाँ सर ये आ रहा है 200, यानी आंसर सही निकल के आ रहा है, बस जो लेट करने का ऑर्डर है वो उल्टा होना चाहिए। लेट करने का ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। लेट करने का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सबसे उल्टा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले, समझ गए, लेट करने का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। तो A-50, A-100, A-150, A-200 और ऐसे करके। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सबसे बड़ा अमाउंट वैल्यू जो है वो 200 आ जाए, क्योंकि 200 आ गया पहले ही वाला, तो दूसरा 150, फिर 100, फिर 50 और फिर खत्म हो गया, 50 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा वाला अमाउंट वैल्यू, ठीक है। ये क्या निकल के आ रहा है, सबसे छोटा वाला अमाउंट वैल्यू। तो सबसे बड़ा वाला अमाउंट वैल्यू कैसे निकलेगा, 10th टर्म जो होगा इसका वही होगा सबसे बड़ा अमाउंट वैल्यू, ठीक है ना। बट लेट करने का ऑर्डर जो है वो गलत लिया हुआ है, इसको ऑर्डर उल्टा लेना चाहिए। उल्टा लेते तो बात आसान बनता, मतलब सबसे छोटा वाला फिर ऐसे, तो ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे चलेंगे। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसका अमाउंट वैल्यू पूछा होता तो 200, 250, 300 ऐसे करके जाता, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, केस बेस्ड स्टडी, और आज का आई थिंक यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला और आखिरी सवाल है, केस बेस्ड स्टडी। ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, AP में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा ये जो सवाल है बिल्कुल सेम फॉर्मेट का है जो अभी जस्ट करवाया, क्योंकि 30th इंस्टॉलमेंट देख करके मेरे को वो समझ में आ गया। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार, ही रिपेज। भाई एक कार लेना चाह रहा है बड़ा भैया, और उसको बैंक वाला लोन देता है, तो लोन देता है तो उसको वापसी चुकता करने के लिए अरे भाई डाटा भी सेम है भाई, 1,18,000 बताओ, 6 एकदम छाप दिया भाई। पहला इंस्टॉलमेंट 1000, भाई सब सेम है, इंस्टॉलमेंट भी आपका सेम है कि हाँ पहला जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 1000 रुपये पे करते हैं, और अगला इंस्टॉलमेंट जो है वो हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हर एक महीने पे 100 रुपये का बढ़ा करके इंस्टॉलमेंट को चुकता करते हैं, यानी पूरा का पूरा रीपे कर देते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि 30वें इंस्टॉलमेंट में, शायद अभी जस्ट कैलकुलेशन कर रहा था, इसका आंसर निकल के आ रहा था। हालांकि इसको फिर से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बताओ कि चुकता करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा सर, AP फॉर्म करेगा। AP फॉर्म करेगा तो आपसे 30वें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट पूछा हुआ है, A30 पूछा है, A + n-1 × D दैट इज 29D। तो A कितना हो गया सर यहाँ पे 1000, और ये हो गया 2900, तो सर कितना हो गया 3900, कितना हो जाएगा 3900, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताएंगे, अगला
ऑप्शन सर व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर, भाई सेम क्वेश्चन है, 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद टोटल और कितना अमाउंट रह जाएगा सो दैट वो पूरे के पूरे लोन को चुकता कर ले। तो मतलब S30 निकालना पड़ेगा और टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। 1,18,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला 3900, सॉरी 3900 कहाँ पहुंच गया भाई, S30, और ये जो वैल्यू निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अभी जस्ट कैलकुलेशन करा था ऊपर वाले सवाल में 45,500 कर लेना, ठीक है, करा हुआ सवाल है, जस्ट ऊपर करा भाई, वहां पे जाकर के आप कर लोगे। चलिए सर अगला सवाल, इसी का अगला सवाल, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। भाई एक बात बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है, 1000 है, यहाँ लिख देते, एक सेकेंड भाई, पहला इंस्टॉलमेंट कितना था A1 और आखिरी इंस्टॉलमेंट कितना था 30वां, तो पहला इंस्टॉलमेंट में कितना पे करा था 1000 रुपया, और तीसवें इंस्टॉलमेंट में कितना पे करा था 3900, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से 39, रेशियो कितना मिलेगा 10 से 39, सर ऑप्शन नंबर सी। इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड, भाई बोल रहा है कि अगर टोटल इंस्टॉलमेंट 40 होता है, यानी 40 किस्तों में क्या करते, पूरे के पूरे लोन को चुकता करते, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करते, यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे पूछा A40, तो सर A40 कितना हो जाएगा, A + 3090, सर आप ये भी बता दो A कितना है 1000 और 39 इंटू कितना हो जाएगा सर, DD कितना है 100, तो सर ये कितना हो गया 4900, यानी कि 40 किस्त में अगर पे करता तो आखिरी इंस्टॉलमेंट 4900 का होता, और यही हो गया सवाल का जवाब। और इतना ही हमारा सारा, यानी कितना सवाल ले लिया भाई, 20-22 सवाल ले लिया, सोचो, हाँ इतना सवाल करवाता है, सारा अलग अलग फॉर्मेट का, सारा लैंग्वेज का सवाल करवा दिया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना कर लिए काफी, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, समझ में आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितना करवा दिया काफी, सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, सारा फॉर्मूला समझा दिया, किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे अलग अलग टाइप का लैंग्वेज ले लिया, सर केस बेस्ड स्टडी में फंसता है बच्चा, वहां पे सारे का सारा क्लियर कर दिया, तो AP इस तरीके से समाप्त, पूरा समझाओ, इतना कर लोगे, इसके ज्यादा करने का कुछ जरूरत नहीं, आंख बंद करके इतना कर लो, एग्जाम में चले जाओ, हर बच्चा गारंटी से 100 में 100 स्कोर कर जाएगा। चलिए सर, ठीक है, समझ गए सभी कोई, समझ गई सभी कोई। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर पे। चलिए सर, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब कवर होता है, और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, जो कि आपको पता है 1 मार्क्स, यानी सॉरी सर 1 क्वेश्चन जो है वो श्योर आना है, और वो 5 मार्क्स में आना है। इतना हंस के, इतना मुस्कुरा के, हाँ इसलिए क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आना है। अगर मैं जितना सवाल करवा रहा हूँ उतना के उतना सारा का सारा सवाल कर लेते हो, तो आपको कोई भी अलग से करने का जरूरत नहीं है, अलग से आपको अलग से PYQ करने का जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी बुक्स वगैरह पे या फिर सैंपल करने का जरूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा और आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे। इवन आप अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में आपको ही पता है कि एक क्वेश्चन श्योर आना है। कहाँ से सर एक क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन आना है 5 मार्क्स का, सर कौन सा, या तो मीडियन पे बेस्ड, मोड पे बेस्ड, या फिर मीन पे बेस्ड, और बाकी MCQ में तो आता ही आता है। तो सर बताना क्या चाह रहे हो, देखो स्टैटिस्टिक में कुछ फॉर्मुलाज है, सबसे पहले तो फॉर्मुलाज को लिख लेना है, क्योंकि बिना फॉर्मुलाज के ये चैप्टर बनना नहीं है। तो सर क्या क्या फॉर्मुला होता है सबसे पहले बता दो। स्टैटिस्टिक में आपको पता है सर कि सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है, 3 सेंट्रल टेंडेंसी होता है, आपको ही पता है। तो यहाँ पे शॉर्ट रिकैप लेके चलेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में सर पहला टॉपिक मीन, सर दूसरा टॉपिक मीडियन, सर तीसरा टॉपिक मॉड, तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पे हमें कवर करना है सर, इस पे बेस्ड या फिर इस पे बेस्ड, इन तीनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक पे सवाल आना ही आना है। अब यहाँ पे समझना है सर कि इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, वो समझ लेना है। इनके बीच में रिलेशन होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला यानी अगर 2 बात पता है और तीसरा निकालना है, तो अल्टीमेटली आप इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को यूज करोगे। और वो रिलेशन क्या होता है तो आपको बता देते हैं फटाफट से, इसको ध्यान रखोगे हर एक बच्चा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ड 1 लाइनर सवाल 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और आगे सवाल दिया हुआ है, देखना कितना सवाल पूछा हुआ है इस पे। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर होता है मॉड के। सर कैसे याद रखेंगे इसको, देखो एमी वाला एक तरफ, मीडियन थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स है, एमी यानी मीन जो है वो उसमें कम नंबर ऑफ लेटर्स है, तो सर ज्यादा वाले को क्या करेंगे, आगे रखेंगे, यानी बड़ा कोफिशिएंट ज्यादा वाले के साथ और छोटा कोफिशिएंट छोटे वाले के साथ। तो यहाँ बीच में आना है डिफरेंस, यानी कि सर इस तरीके से याद रखना है, ये जो वैल्यू देगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, मॉड के इक्वल होगा। तो 3 सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मीन, मीडियन और मॉड, और ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, जिसे हम लोग प्यार से इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और वो रिलेशन होता क्या है, तो आप बोलोगे मॉड बराबर, हाँ आप ही से बोल रहे हैं, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद हो गया, बहुत सही। चलिए अब इस पे समझना है सर कि मीन अगर निकालना है और मीन निकालना है,
तो क्या क्या फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे केवल फॉर्मूला के रिगार्ड यानी कि एग्जाम स्ट्रैटेजी ही बताएंगे, एग्जाम में सवालों पे इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे कि मीन होता क्या है। तो मीन बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्लास में 10 विद्यार्थी है और पर्टिकुलरली मैथ्स में आपका आउट ऑफ 10 स्कोरिंग जो आता है अगर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद, तो उन सारे पर्टिकुलर स्कोर वैल्यूज का जो ऑन एन एवरेज स्कोर होता है उसी को मीन कहते हैं। मीन एक ऐसा वैल्यू होता है जो मिनिमम से क्या होता है किसी भी डाटा में ज़्यादा होता है और मैक्सिमम से कम होता है, इन बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम फंसता है। ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो ओवरऑल सारे ही बच्चों की परफॉर्मेंस को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा को कम और कोई बच्चा को ज़्यादा, सबको बराबर यहाँ पे ट्रीट करना है, किसी को कम ज़्यादा नहीं करना। यही होता है मीन, बस इतना ही होता है। बहुत सही सर, समझ में आ गया, बहुत सही। अब यहाँ समझना है सर कि मीन निकालने का फॉर्मूला बता दो। तो देखो मीन निकालने का 3 फॉर्मूला है। पहला तो हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ेंगे सर वो क्या होता है मीन निकालने का, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई, हाँ सर, और नीचे क्या होता है समेशन एफ आई। ये जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सर दूसरा फॉर्मूला बता दो ना, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। दूसरा फॉर्मूला होता है सर स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम मीन मेथड। क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं सर, क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्स बार दैट इज मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन, यानी मीन अपने खुद से मारोगे और खुद से मान करके जो वैल्यू निकलेगा उसी को ए बोलेंगे, प्लस में समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीधा सीधी एन भी लिख सकते हैं। सर एक और तरीका होता है, हमने तो पढ़ा हुआ है, आप वो भी बता दो। हाँ बच्चा बता रहे, एज्यूम के बाद क्या हो जाएगा स्टेप डेविएशन। क्या हो जाएगा बच्चा, स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ सर, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेम होता है जो एज्यूम मीन का है ना, हाँ वही सेम छाप देना है सर, सेम छाप देना है। ऐसे करके क्या सेम छाप दे सर, डीआई भी छाप दे, अरे नहीं बच्चा थोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा अलग है तो चेंजेस तो होगा ना। हाँ तो डीआई के बजाय क्या हो जाएगा, यूआई हो जाएगा, बटा एन ऐसे ही रहेगा सर। लास्ट में क्योंकि डीआई रिप्लेस हो गया यूआई से, तो यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये सब होता क्या है ये भी नहीं पता ना कि डीआई किसको कहते हैं, है ना, यूआई किसको कहते हैं, तो ये सब भी बता देते, क्वेश्चन में बताएंगे बच्चा, समझ में आ जाएगा। डीआई डेविएशन होता है और डीआई निकालने का फॉर्मूला होता है जनरल ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम मीन को माइनस करते हैं। सर यूआई कैसे निकालते हैं, यूआई निकालने के लिए डीआई को एच से डिवाइड करना पड़ता है। यूआई निकालने के लिए डीआई को किससे डिवाइड करना पड़ता है, एच से डिवाइड करना पड़ता है। सर ये एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, यानी कि आपको भी पता है क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो ये मीन निकालने का मैंने सारा फॉर्मूला बता दिया। अब सर ये भी बता दो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। चलो देखो भाई मीडियन, भाई देखो मीडियन होता क्या है, पहले मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी डाटा में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उनमें से जो मिडिल मोस्ट पोजीशन एक्वायर कर रहा होगा आफ्टर अरेंजिंग दैट ऑब्जर्वेशन इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी भी डाटा में सभी के सभी ऑब्जर्वेशन को एक सेम ऑर्डर में एक सेम सेंस में अरेंज करने के बाद जो बीच पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा, एकदम बीचों बीच ऑब्जर्वेशन अकर कर रहा होगा, वही हमारा मीडियन वैल्यू होता है। समझ गए सर। तो सर फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सर ये क्या होता है सी एफ, एन सर टोटल नंबर ऑफ या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन होता है, हाँ जो अभी बताया था। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और एच तो क्लास साइज होता है। क्या बात है सर। अगला बात सर एक और बात बता दो, मॉड क्या होता है ये भी बता दो। तो मॉड बेसिकली ये होता है कि किसी भी डाटा में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, तो उन ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कई कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट करता है, एक ही ऑब्जर्वेशन 4 बार मिल गया, 10 बार मिल गया। मान लो कि सर आपने 100 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा, आउट ऑफ 10 जो स्कोरिंग आया उसमें हो सकता है ना कि 5 बच्चा जो है वो सेम स्कोर कर जाए, 10-10 मार्क्स ला ले, है ना, और सर 2 बच्चा या 10 बच्चा जो है वो 2-2 मार्क्स ला ले, 4 बच्चा 0-0 स्कोर कर गया। तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट एक सेम स्कोरेंस कर सकता है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। हाँ सर, तो उन सारे में आपको वो ऑब्जर्वेशन पकड़ लेना है जो सबसे ज्यादा टाइम से अकर कर रहा है। तो किसी भी डाटा में कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार देखने को मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। दैट इज द ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लिख नहीं रहे आप, समझ गए होंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट करते हैं एमओ से, और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच।
ये इसका फॉर्मूला होता है। और केवल इतना ध्यान अगर रखें तो ये जो स्लाइड पे मैंने चीज़ बताया पूरा चैप्टर कवर कर लिया और इस पे बेस्ड आप कितना मार्क्स उठा लोगे? सर एक 5 मार्क्स का सवाल, एक 1 मार्क्स का सवाल श्योर शॉट आना है तो 7 मार्क्स तो कन्फर्म हो गया। 7 मार्क्स कन्फर्म हो गया, आगे और भी आ सकता है 1-2 मार्क्स का, 2 मार्क्स में सवाल पूछ ले, आ सकता है। लेकिन हाँ, 7 मार्क्स कन्फर्म, श्योर शॉट 100% आना ही आना है। चलिए सर, तो फिर क्या करेंगे? सवालों पे लेते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे सर इन फॉर्मूलाज़ को, किस-किस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पहले वन लाइनर सवाल लिए हुए 1 मार्क्स का, देखोगे सभी को। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड द मीन ऑफ द डाटा इज, भाई एक बात बताओ, किसी डाटा के सभी ऑब्जर्वेशन को 3-3 से बढ़ा दिया जाए, 3 से इंक्रीमेंट कर दे, तो क्या मीन भी 3 से बढ़ जाएगा? हाँ बच्चा, मीन का प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसके हर एक ऑब्जर्वेशन में जैसा चेंजेस करेंगे, मीन वैल्यू भी नया वाला वैसे ही ठीक चेंजेस शो करेगा, तो इंक्रीजेज बाय 3, जस्ट प्रॉपर्टी। क्या बात है, अगला सवाल पे चलेंगे सर। अगला सवाल हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखोगे, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो दे रखा है क्लास और फ्रीक्वेंसी, इसमें लोअर लिमिट पूछा है मीडियन और मॉडल क्लास का। मीडियन और मॉडल क्लास का, सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होता है सर? मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास इंटरवल होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी को नोटिस करना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 है, 12 है, 20 है, 9 है, सर सबसे ज़्यादा, हाँ भैया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल मिलता है उसी को कहते हैं मॉडल क्लास। तो ये जो बात मिल रहा है इसी को बोलेंगे मॉडल क्लास, यही हमारा मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है सर। हाँ जी, समझ गए सर। आगे सर मीडियन क्लास क्या होता है? देखो मीडियन क्लास आप देखोगे तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको एन चाहिए होगा। एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो जोड़ो, 10 हो गया, 15 हो गया, 25, 25 और 12 37, 37 और 20 47, और 47 और 9 हो गया 56। कितना हो गया? 56। 56 आ गया, तो 56 का हाफ कर दो, n/2 निकाल लो। n/2 कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे 56 का हाफ करेंगे 28, 28 दूनी 56 होता है। 28 से जस्ट बड़ा फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा सर? यहाँ तक तो 27 आ गया, यहाँ तक 37 आ रहा था सर। ये 25 और 12 37, तो 37 आ रहा है। तो आप बताओ मेरे को, 37 जो है वो जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 आ रहा होगा, तो 25 से जस्ट बड़ा क्या आ जाएगा सर? 37 आ जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। तो जो वो क्लास इंटरवल होगा उसी को मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास क्या होता है? वो क्लास इंटरवल जो n/2 से जस्ट बड़े CF वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप बोलोगे लोअर लिमिट कितना हो गया? 10, तो यहाँ रख देंगे 10 और उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। अच्छा, सम पूछा है, सम पूछा है ना, 25 हो जाएगा। सम पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा है, सम पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ गए होंगे। आगे चलेंगे सर अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर? द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। आ गया ना सवाल, देखो मॉड पूछ दिया, मीन दे दिया, मीडियन दे दिया। सर अभी जस्ट आपने सिखाया कि तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी में से 2 बात दे करके एक अकेला बात तीसरा बात पूछ ले, तो ऐसे हर एक में क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला यूज करेंगे, यानी मीन मीडियन और मॉड का रिलेशन यूज करेंगे सर। चलिए सर करके बताइए। अभी जस्ट मैंने रिजल्ट बताया था सर, मॉड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मीन। हाँ सर, बहुत सही। तो आप बताओ मॉड निकालना है? हाँ सर। मीडियन कितना दे गया सर? 15 दे गया, बाद वाला बाद के लिए। हाँ सर। माइनस का 2 टाइम्स मीन, मीन कितना हो गया सर? 14 हो गया सर। 45 माइनस का 28, 45 माइनस का 28, और ये जवाब कितना आ जाएगा सर? 17। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो सही जवाब कितना हो गया? बी ऑप्शन, दैट इज 17। सवाल संख्या 4, सवाल संख्या 4। ऐसा बड़ा बड़ा सवाल ना डरावने के लिए, एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए एग्जामिनर देता ही देता है, करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन मिल्क इन 200 यानी ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके 200 परिवारों के सभी यानी कि मिल्क में जो खर्चा आ रहा है, मंथली खर्चा आ रहा है, उसका एक सर्वे करा गया है, और वो जो सर्वे करा गया है उसमें लिखा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। 24 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका मंथली एक्सपेंडिचर मिल्क खरीदी में ऐसा ऐसा होता है। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो एक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उसका वैल्यू निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीड। चलिए निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं। ठीक है, टाइम नहीं लेंगे, यहीं पे हम लोग काम करते हैं। ये देखो जो लिया हुआ है ना, यहाँ पे ये देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रहा है? FI बता रहे हैं ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे सर। क्या? एक्स निकालना है ना,
एक्स गिवन है। अच्छा यहाँ दिया हुआ है 200 परिवार, यानी 200 परिवार मतलब क्या दे दिया, समेशन एफ आई दे दिया 200, फ्रीक्वेंसीज का सम दे दिया, फ्रीक्वेंसीज का सम दे दिया। तो क्या एक्स नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाएंगे। ये सम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मीडियन पूछा ही पूछा है, तो सी एफ का अलग से कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे सी एफ का क्या करते हैं, अलग से कॉलम बना लेते हैं सर यहाँ से। चलिए बनाते हैं, फटाफट बताएंगे सभी को। सर 24 है, पहला छप जाएगा 24। सर 24 और 40 कितना हो गया, 64 हो गया। सर ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 97 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 97 प्लस एक्स हो गया। सर यहाँ कितना हो जाएगा, सर 127 प्लस एक्स। सर यहाँ पे 22 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स। प्लस में कितना हो जाएगा 16, 65 प्लस एक्स। फिर सर कितना हो जाएगा 7, 72 प्लस एक्स, 172 प्लस एक्स। 172 प्लस क्या आ गया, एक्स आ गया। तो सोच के बताओ सर, ये जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या वही समेशन फ्रीक्वेंसी होता है? हाँ सर बिल्कुल सही, अभी सही पकड़े हो आप। तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 172 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 28 आ गया। ठीक है सर, x आ गया 28। पहला सवाल तो बन गया भाई। फिर निकालना है मीडियन, चलो इसी में मीडियन निकाल देते हैं। तो बताइए सर, अगर n जो है वो 200 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 200 का आधा 100। n/2 कितना हो गया, 100। तो 100 से जस्ट बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा सर, 100 से जस्ट बड़ा। अच्छा ये वाला दिख रहा है क्या, हाँ क्योंकि 97 में 28 जोड़ेंगे, ये 97 100 से छोटा है, तो जस्ट बड़ा ये वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा, जो कि ये वाला होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देयरफॉर मीडियन क्लास कितना हो गया सर, मीडियन क्लास हो गया मेरे पास सर 2500 से 3000। कितना हो गया बच्चा, 2500 से 3000। क्या बात है। अब आप देख के बताओ इसका लोअर लिमिट कितना आ रहा है सर, लोअर लिमिट हो गया यहाँ पे 2000, यही तो होता है लोअर लिमिट। तो ये हो गया 2000, यहाँ पे ही मार्किंग करना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे सर, आगे क्या निकालना होगा। आगे भाई सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत पड़ेगा वहाँ से हिसाब से निकालेंगे। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई ट्वाइस ऑफ F1। सॉरी सर, ये क्या लिख दे रहे हो आप, मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है। हाँ यहाँ पे फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये होता है, ठीक है। तो सी एफ निकाल लो, n/2 तो पता ही है सर, n/2 100 निकल गया, L पता चल गया, F पता चलना है और सी एफ पता चलना है। तो सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे ना, 97 और x कितना हो गया, x होता था, x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 28 आया था, 28 आया था। 97 और 28 जोड़ लो ना, कितना हो गया 125। तो सी एफ वैल्यू कितना हो जाएगा 125, सी एफ कितना हो गया 125, और यहाँ पे कितना है सर 100 ही है ना, n/2 कितना आ रहा था 100। तो 100 माइनस 125 कितना हो गया, -25। कितना हो गया, -25। लोअर लिमिट कितना आ रहा था मिडियम क्लास का, लोअर लिमिट आ रहा था 2500। तो 2500 और माइनस का 100 माइनस 125, 25 बटा में f कितना होता है सर, f होता है मिडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी। नहीं, एक सेकेंड। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं, हाँ, और फ्रीक्वेंसी ये वाला लेते हैं रे पगला। फ्रीक्वेंसी होता है क्या, मिडिल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, और जस्ट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का जो सी एफ वैल्यू होता है वो सी एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 97 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा ना, 100 माइनस 97 3 आ जाएगा, ठीक है। एफ कितना हो गया, एफ एक्स है, एक्स कितना आ रहा था सर 28, और इंटू एच, एच कितना है, गैप कितने का भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500। तो एक्चुअली आ जाएगा 2500 माइनस का 1500 बटा 28। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा। तो सर ये आ गया, यहाँ सॉल्व कर लेते, 2500 माइनस का सर 28 कट रहा है 4 से, 7 बार में, 4 से 25 बार में, 25 का 15 गुना कितना होता है सर, 25 का 15 गुना 3, 7, 5, 375, और बटा में 7, 7 से कैंसिलेशन कर लो, 7 से 5 बार में 25, सर 3 बार में 0.42, 5 बार में लगभग निकाल रहे हैं 1 पॉइंट में, ठीक है। तो 53 माइनस करेंगे, 53 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46.5, तो ये आ जाएगा 2446.5, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन कितना आ गया, 2446.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मीडियन समझ में आ गया होगा, इस तरीके से मीडियन निकालना है, फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं। आगे इसी पे क्या करना है, इसी डाटा पे मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। आप सभी से उम्मीद करेंगे कि मीन आप आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि x मिल चुका है, सीधा सीधी फॉर्मूला लगाना है और वहाँ से मीन निकालना है, क्योंकि मीन का आगे सवाल लिया हुआ है। बट इसी सवाल का जो मीन होगा वो आप निकाल करके बताओगे, और कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब हर बच्चा मीन निकाल करके देगा कि सर मीन कितना निकल के आ रहा है। हम उम्मीद करेंगे हर एक बच्चा इसका आंसर दे रहा होगा सही, ठीक है। चलिए आज यहीं तक।
सॉरी सर, मतलब ये क्वेश्चन यहीं तक। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखोगे क्या होगा, स्लाइड रखा हुआ है आपके लिए, आप सॉल्व करोगे इसको और फटाफट से बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मॉड निकालना है भाई साहब, मॉड निकालना है। मॉड निकालने का तो सीधा फॉर्मूला होता है सर, सीधा सीधी बैठा देंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, मॉडल क्लास चाहिए होगा मॉड निकालने के लिए। मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास होता है द क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये रहा, अच्छा जी, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वही मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास आप बोलना चाह रहे हो 60 से 80। सर इसका लोअर लिमिट जो होता है ना वही एल होता है, तो देयरफॉर एल कितना मिल गया 60। आगे सर, आगे आगे फॉर्मूला लिख लो फटाफट, उसके बाद रिक्वायरमेंट। सर एमओ बराबर यानी मॉड बराबर एल प्लस सर F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1, F0 माइनस F2 सर इनटू कितना होगा H होगा। सर L का वैल्यू तो ठीक है 60 दिख गया सर। F1 क्या होता है सर, F1 होता है जो मॉडल क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ही F1 होता है, उसके जस्ट पहले F0 उसके जस्ट बाद F2 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो F0 जो है वो 10 है, F1 12 है, F2 6 है और H कितना है, H का जरूरत पड़ेगा, H 20 है। H कितना है 20, रख दो यहाँ पे। F1 कितना हो गया सर 12 माइनस 10, 12 का डबल 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। तो सॉल्व कर लेते हैं। 60 2 10 और 6 कितना होता है 16, 24 माइनस 16 कितना हो गया 8, 8 गुना में 20। सर ये 5 बार में 65। ले भाई कितना आसान। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल पे। मॉड निकल गया 45। अगला सवाल, अगला सवाल आप सबों के सामने क्वेश्चन संख्या 6। एकदम मीडियन गिवन है, देखो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन दिया हुआ है 32.5, F1 और F2 का वैल्यू निकालना है। F1 और F2 का वैल्यू निकालना है, चलिए निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का और इस प्यारे से लेक्चर का। जल्दी से इसको निपटाते हैं, अच्छे तरीके से निपटाते हैं, क्योंकि ये सवाल जो मैंने लिया हुआ है ये लास्ट क्वेश्चन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्या बोल रहे हो, हाँ बच्चा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनना ही बनना है। सर फ्रीक्वेंसी कुछ दे नहीं देगा, मिस आउट कर देगा, मीडियन वैल्यू दे देगा और आपसे बोलेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा और कितना नहीं होगा। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, देखो इधर, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, उड़ाना होता है, कुछ नहीं करना होता है। भाई अभी जस्ट बताया मीडियन गिवन हो, कुछ नहीं दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ पे आप क्या करोगे CF कॉलम बना लोगे फटाफट से। जल्दी से बताओ मेरे को, समेशन FI दे रखा होगा, समेशन FI कितना है सर, नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये तो है समेशन FI। अरे टोटल वैल्यू जो होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ही समेशन FI होता है, जिसको N से डिनोट करते हैं, और वो कितना दे रखा है 40। अच्छा बात है, तो सर N/2 निकालना पड़ेगा। हाँ सर फॉर्मुला के लिए N/2 निकालना पड़ेगा, तो N/2 कितना हो जाएगा 20। आगे एक काम करते हैं CF कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये F1 फिलिंग दूसरे कलर से, जी हाँ सर, ये कितना हो जाएगा F1 + 5, सर ये 14 + F1, सर ये 26 + F1, सर ये कितना हो जाएगा 26 + F1 + F2। सर ये बता दो सर, इतना तेज, हाँ लिखना पड़ेगा ना। 29 और 3 कितना हो गया 32 और 72। ऐसा कैसे हो रहा है भाई, अरे यार यहीं तक गिरेगा यार, ये तो फाइनल वैल्यू दे रखा है, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ, जोड़ते चला जा रहा हूँ, बताओ। ये लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है और लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज 40। तो यहाँ से F1 + F2 कितना आ जाएगा 8। यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगा, पहला इक्वेशन। एक और इक्वेशन कहाँ से बनेगा सर F1 F2 में, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए होगा, वो बनेगा यहाँ से, मीडियन दे रखा है, तो बस मीडियन का फॉर्मूला यूज कर दो, मीडियन का फॉर्मूला यूज कर दो। सर मीडियन क्या होता है, L + N/2 - CF/F × H। तो सर रख दो। सर मीडियन दिया हुआ है, अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। L कितना होता है, लोअर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का। पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। N/2 कितना आ गया 20, तो 20 से जस्ट बड़ा सर्च कर पाएगा, बोलो बोलो बोलो, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि F1 F2 थोड़ी पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सवालों में मीडियन जो दिया होता है उससे जाना होता है। ये जो मीडियन है 32.5, वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यही मेरा मीडियन क्लास होता है। तो मीडियन जो है वो जिस क्लास में लाई करेगा वही मीडियन क्लास होता है, और उसका लोअर लिमिट ही L होता है। तो L का वैल्यू कितना मिल गया सर 30, L का वैल्यू 30, तो यहाँ रख दो 30। N/2 कितना था सर 20, माइनस CF कितना है, CF कितना है भाई CF, सर CF क्या होता है, CF होता है मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास इंटरवल का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाला यही होता है। तो रख दो भाई, कितना हो गया 14 + F1,
14 प्लस F1 और नीचे कितना आ जाएगा F कितना होता है सर? F होता है मिडिल क्लास का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये F होता है, यही F होता है। तो F का वैल्यू कितना हो गया 12 और इनटू में H जाएगा, ध्यान रखना इनटू में H जाएगा। H कितना है सर? H क्लास साइज 10 रख दो यहाँ पे सर। 32.5 माइनस 30 2.5 इंटू 12 अभी कर दे क्या? हाँ कर दे, इधर तो आ ही गया ना, 12 गुना कर दे तो इक्वल टू 14 माइनस करेंगे तो 6 माइनस का F1 और इंटू में 10। तो सर 12 25 60 6 हो गया और 24 30 हो गया और 30 को काट देंगे 10 से 3 बार में तो F1 का वैल्यू 3 और F1 अगर 3 है तो F2 बराबर 5। F1 अगर 3 है तो F2 बराबर 5 इक्वेशन नंबर 1 से। हेंस F1 इज इक्वल टू 3 एंड F2 इज इक्वल टू 5 और यही सवाल का क्या हो गया? जवाब हो गया। कितना साधारण, कितना बेसिक तरीके से बना दिया मैंने, एकदम आसानी तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है, सवाल बन जाएगा। यहाँ से एक सवाल तय करेगा सभी कोई, है ना, मीन मीडियन मोड से एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे और बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस लेक्चर्स को कवर करा। और अगर आप इतना देख लेते हो, कर जाते हो, तो मेरा विश्वास मानो कि आप हर एक सवाल जो इन चैप्टर से मिलने वाला है वो यहीं से आना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ, जहाँ पे वो सारे सवाल को मैं लूँगा जिसमें PYQ जितना पूछ रखा है और कंसेप्ट वगैरह जिस फॉर्मेट में चल रहे एकदम उसी तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मेहनत को और आप अपने मेहनत को और बेहतर करोगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी को और मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।